the origin of physical life and the reason for the ugliness of things on earth. फिजिकल लाइफ, भौतिक जो जीवन है, उसका मूल, उसका उद्गम, उसका स्रोत वो, और धरती के ऊपर चीज़ों का जो भद्दापन है कि ऐसी भद्दी क्यों नज़र आती हैं ये, या हैं या नज़र आती हैं या जो भी है, उसका कारण क्या है। अच्छा, ऑल फिजिकल लाइफ हैज़ द वाइटल एंड मेंटल लाइफ एज इट्स ओरिजिन। जो भी आपका भौतिक जीवन है, उसका ओरिजिन, उसका मूल वो प्राण के अंदर और मन है। तो प्राणिक और मानसिक जीवन में उसका स्रोत, उसका उद्गम है समस्त भौतिक जीवन का। द मेंटल एंड द वाइटल रियलिटी हैव देमसेल्व्स अनदर ओरिजिन। और स्वयं मेंटल और वाइटल जो रियलिटी हैं, उनका अपना दूसरा ओरिजिन है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। नथिंग कैन बी मैनिफेस्टेड फिजिकली अपॉन अर्थ that has not a higher truth at its origin. Otherwise, the world would not exist. अगर चीजें जैसी हैं, उनका सत्य जो है वो उच्चतर जगत के अंदर, उच्चतर उसका अगर स्रोत न होता, तो ये जो जगत है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये अस्तित्वमान ही नहीं रह पाता। क्योंकि अरे भी कोई नल के अंदर अगर लगातार पानी आ रहा है, तो ये चीज आपको बता रही है कि कहीं उसका स्रोत है, कहीं से उसका उद्गम है जहां से वो चीज निरंतर आ रही है। अगर मृत्यु के बाद जीवन, जीवन के बाद मृत्यु, अगर ये निरंतरता चल रही है, तो ये आपको प्रूव कर रही है कि शाश्वतता है। अगर शाश्वतता न हो, अनंतता न हो, तो सीमित और जो समय के अंदर कालगत जो अभिव्यक्ति है वो नहीं हो सकती। नहीं, काल में कोई आया, वो काल से बाहर चला जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या? वो तो खत्म हो गई सारी चीज। तो वैसे ही जो भी हमको फिनोमिनल सारी चीजें नजर आती हैं, अगर उनके मूल में कोई उच्चतर सत्य नहीं होता, तो ये जगत एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। इफ इट वर ए फ्लैट थिंग हैविंग इट्स ओरिजिन इन इटसेल्फ, अगर ये एक ऐसी फ्लैट चीज होती जिसका कि कोई ओरिजिन अपने आप में ही होता, कि मनुष्य पैदा हुआ, उसका ओरिजिन, उसका उद्गम स्वयं वही है, तो बताओ उसके मरने के बाद तो खत्म है। तो जितने हैं, अगर वो वापस पैदा, या जो ये क्रम चल रहा है, शाश्वतता नहीं होती, तो ये निरंतरता कैसे होती? ये उसका एक अचूक प्रमाण है इस बात का। इट वुड वेरी सून सीज टू एग्जिस्ट। और कुछ ही समय में अगर चीजों की अपने आप में रियलिटी इस तरीके से होती और कोई डीपर सत्य न होता, तो बहुत सून, बहुत शीघ्र ही चीजें या वस्तुएं या इस तरीके की जगत की जो चीजें हैं, ये सारी मैनिफेस्टेशन है, would soon cease to exist. It is because there is a force which pushes, पीछे से दबाव है। इवन धरती के ऊपर चीजें जो बनती जा रही है, नीचे से लावा का, इन चीजों का दबाव है, इसलिए ये सारी चीजें मेंटेन हो पाती हैं। एनर्जी का दबाव है, इसलिए सारी चीजें चल पाती हैं। अगर ये अपनी सुप्तावस्था में चली जाएं, तो जीवन भौतिक रूप से ही संभव नहीं है, और दूसरा तो छोड़िए। तो देयर इज ए फोर्स विच पुशेस, एन एनर्जी विच पुशेस टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन। एक एनर्जी है जो अभिव्यक्त होने की ओर दबाव रखती है, दैट लाइफ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। और इसीलिए लाइफ कंटिन्यू करती है, अदरवाइज इट वुड एग्जॉस्ट इटसेल्फ वेरी सून। नहीं तो शीघ्र ही वो अपने आप को एग्जॉस्ट, मतलब नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये बात क्या एक तत्वतः समझ में आती है क्या, कि चीजों का अगर जैसा ओरिजिन हम सोचते हैं, वैसा ओरिजिन तो विज्ञान भी नहीं बताता। ये बात मूलतः हमको समझने की आवश्यकता है सबसे पहले तो। हाँ जी स्नेहा, इसमें क्या समझ आता है? पहले तो इसको कैसे लें कि भौतिक जीवन है, उसका आधार प्राण है, और प्राण का आधार मन है। ये कैसे समझे? क्योंकि अगर ये बात हम नहीं समझते, तो और जितना भी विचार है माँ का, श्री अरविंद का, कि गहरी जो हायर चीजें हैं वो आधार हैं लोअर का, ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है।
सारी आध्यात्मिकता का, इवन भौतिक विज्ञान भी एक स्तर के ऊपर इसको माने बिना रह ही नहीं सकता। कैसे? इस विषय में अब आप लोग क्या-क्या इसमें समझ में आता है? भैया यहाँ पे तो फिर मतलब बिल्कुल अलग बात हो गई ना, क्योंकि पहले तो ये हमने तो ऐसे ही पढ़ा है कि पहले फिजिकल हुआ, पहले जो भी चीजें हुई भौतिक रूप में, और फिर उसके अंदर प्राण और बुद्धि का विकास हुआ, हाँ, ऐसे ही पढ़ा है। तो फिर ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई कि हाँ। हम जो फिजिकल में देख या जो भी चीजें हैं हुँ, उनका जो ओरिजिन है वो वाइटल और फिर मेंटल, यानी पहले मेंटल है, मेंटल के कारण वाइटल है, और वाइटल से फिर फिजिकल है। हाँ, ये क्रम विकास में ऐसे निकल के आता है। वो वैसे ही है लेकिन जैसे आपने सूटकेस लेकिन जचाई। माँ नहीं, लेकिन नहीं, मान का भी मैंने वो पढ़ा। इसमें कोई भेद नहीं है। इसमें जैसे भैया हाँ जी, कोई चीज यहाँ माँ का या श्री अरविंद का इन्वोल्यूशन जो रहता है हाँ, वही तो इवोल्यूशन होता है। हाँ, तो जब मैटर में प्राण है तभी तो वह प्राण निकला, बिल्कुल सही बात। मैनिफेस्ट किया। हुँ, प्राण में मेंटल है हुँ, तभी तो मैनिफेस्ट किया। हाँ, ये विकास ये गीता में भी तो हम लोग पढ़े हैं, है मूल ऊपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद है, कि हम लोग का मूल स्रोत तो डिवाइन है, जो जिसको हम लोग मानते हैं कि ऊपर है, वास्तव ये में सही जो बात है, पर इसको हाँ बुद्धि के स्तर पे कैसे एक्सप्लेन करें? ये तो हम मानते ही हैं। वही हाँ ये तो तत्वतः ये बात सही है कि इन्वोल्यूशन हुआ तभी तो इवॉल्व कर गया। इवॉल्व हो रहा है। बीज के अंदर अगर पेड़ निहित नहीं होता तो अपने आप में बीज कोई भी जो है वृक्ष को पैदा हम्म, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर उसका बीज बीज इसीलिए हर चीज का बीज बीज रूप, मतलब उसके अंदर सारी की सारी संभावना उस वस्तु की अंतर्निहित है। तो वैसे ही इसके अंदर जो मैटर है उसमें अगर ये ऑलरेडी निहित नहीं होते तो निकल के कैसे आ सकते थे, ये बताइए। हम्म, पत्थर में से तो जीवन निकल के नहीं आ सकता कभी भी, हम्म, क्योंकि ये नहीं है कि वो कि पत्थर कमजोर में चीज है कि वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसमें मल्टी सेल्ड है। ये तो स्तर ही अलग है, ये एक डायनामिज्म ही अलग है कि पत्थर और एक छोटा सा कीड़ा भी है तो मूलभूत वो अलग चीजें हैं, वो मैटर है और इसमें लाइफ है। तो तत्वतः ही अलग अलग चीजें हो गई है। और मनुष्य का एक बच्चा भी जो है वो तत्वतः प्राणी से अलग हो गया, वो मानसिक जीव हो गया। चाहे वो बच्चा है, पूर्ण विकास अभी उसके अंदर अभी तो शुरुआत ही हुई है, भी उसके अंदर तत्वतः सिद्धांत रूप से बीज रूप से एक नया तत्व, मानसिक तत्व उसके अंदर आ गया, जो पशु कितना भी विकसित हो उसमें नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, पर हम इसको कैसे समझें? अगर कोई कहे जी मेरे को तो समझाओ, मैं नहीं मानता इस बात को, इन्वोल्यूशन हुआ हमको तो नजर नहीं आता, अब इसको कैसे समझाएं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने उदाहरण लिया, इन्वोल्यूशन हुआ तब इवोल्यूशन हुआ, तो जो चीज सबसे बाद में आई, जैसे आपने एक सूटकेस जचाई, तो जो चीज सबसे लास्ट में ऊपर रखोगे वो सबसे पहले निकल के आ जाएगी। उसके नीचे जो तय में जैसे 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 मतलब आपने जचाते समय सूटकेस को सबसे पहले जो चीज रखी थी वो सबसे लास्ट में निकल के आती है, और जो सबसे लास्ट के अंदर ऊपर ही ऊपर जो चीज रखते हो वो सूटकेस खोलते ही पहली पहली निकल के आ जाती है। तो ये तो निश्चित बात है कि जिस क्रम से इन्वोल्यूशन हुआ उससे एक विपरीत क्रम से और इवोल्यूशन हो रहा है। इन्वॉल्व किया तो इवॉल्व हो रहा है। अब इसको समझे कैसे, मैं तो यही प्रश्न कर रहा हूँ। तत्वतः तो आप कह रहे हो वो तो श्री अरविंद कह ही भैया रहे हैं। आप ही के क्वेश्चन में तो आंसर है। जो चीज बाद में रखा गया है निकल रहा है, यानी वो बाद में रखा गया है, बाद में उसमें डाला गया है। और विज्ञान जैसे नहीं मानता इस मन बात को, मैटर तो में हमारी तर्क प्राण। शक्ति नहीं मानती। हम्म, हम हम्म, तो ये बात तो मान रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे सामने कोई तर्कशील व्यक्ति बैठा है, हम्म, इस चीज को तो वो मान लेगा कि हाँ सूटकेस के अंदर आपने जो लास्ट में डाली वो सबसे पहले निकल के आएगी।
पर ये वाली बात उसको समझाना, इसको हम बुद्धि के स्तर के ऊपर कैसे समझाएं, मैं यही तो कह रहा हूं। इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया अगर मैं सिरे से कह दूं मैं मानता ही नहीं इस बात को, तो आप अपने तर्क को कैसे विकसित करेंगे? अगर आप कहते हैं आप मानो तो फर्क नहीं पड़ता, तो फिर लाइफ डिवाइन लिखी क्यों? जानो और मानो में अंतर होता है। नहीं, ठीक बात है। तो इस चीज को हम बुद्धि के स्तर पे कैसे एक्सप्लेन करें, ये बताइए। बुद्धि के स्तर पे इसका कोई उत्तर है क्या? हाँ जी। भैया ये तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सारा अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, तो मतलब पहले ये सब चीजें हो चुकी हैं, जैसे आप अभी इन्वोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो मतलब ये सब चीजें हो चुकी हैं और अब फिर से वो उल्टे तरफ से जा रही है, जैसे 0 से 1 आए, अब 100 से 1 आए, तब 1 से 100 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा एक्सप्लेन हम इस जगत को कह रहे हैं, एक देखने का ये तरीका है, ये एक तरीका है। इसीलिए कि बीज के अंदर अगर पहले से ही पेड़ निहित नहीं होता तो कौन सा पेड़ उसके अंदर से निकल के आता, ये समझने की बात है ना भाई। मेरे को ये बताइए कि कौन सा ऐसा जड़ तत्व है, कोई भी पत्थर आप कितने भी बरस रखे रखो, उसमें प्राण तत्व नहीं आ सकता। ये एक अलग स्तर की चीज है, एक अलग डायनामिज्म है। कुछ भी आप कोशिश कर लीजिए, पत्थर का चूरा कर लीजिए, पूरा विज्ञान इसी को तो छानबीन कर रहा है। मैटर को आप तोड़ते हैं तो एनर्जी लेवल के ऊपर जाते हैं, प्राण के ऊपर कहां जा रहे हैं, वो इस चीज को मानते नहीं। वो और अधिकाधिक सूक्ष्म एनर्जी की बात करते हैं, उतना तो वो जा सकते हैं, पर ये इस स्तर की चीज नहीं है भाई। पत्थर के अंदर आप कहें कि पहले यहां लाइफ नहीं थी पृथ्वी के ऊपर, जैसा कि हमको एवोल्यूशन के अंदर बताया जाता है, तो बताइए कि किसी भी जड़ तत्व में कोई भी तरीके से ये भी वो नहीं कह सकते। वो तो ये कहते हैं कि ऐसे पहले पूल्स थे, सल्फर थी उसके अंदर सिंगल सेल, पता नहीं कहां कहां उनको ट्रेस मिल रहे हैं जीवन के, जहां जीवन रह ही नहीं सकता। ऐसी विषम परिस्थितियों में वो कह रहे हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म शुरू में आए, उसके बाद तो जटिल रूप होते गए। मान लिया, अरे भाई कोई चीज हो गई, आपने शुरू में कोई चीज बनाई, उसका एक प्रारूप बनाया, अब और बेटर कर लिया, धीरे 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 वो तो इवॉल्व कर सकता है। पर पहले जड़ तत्व था, उसके अंदर प्राण तत्व कैसे आ गया, ये एक मिस्ट्री है। और फिर बाद में कितने भी जीव जंतु हों, कितने भी समझदार हों, ये कह रहे हैं कि आदि मानव की या जो भी हैं, ये चिंपैंजी थे, उससे ये पहले निएंडरथल आए, ये आए, वो पूरा उनका कि इतने इतने बरस ऐसे रहे। प्रश्न ये है कि मनुष्य के आने के बाद में, जब मनुष्य नहीं था, तब तो वो अपने शक्ति सामर्थ्य से मनुष्य की ओर चल दिए, बनने की ओर। जब मनुष्य विद्यमान है और डिस्कवरी वगैरह में इतना प्रयास किया जा रहा है कि उनको सारी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको गैजेट्स दिए जा रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशंस करवाए जा रहे हैं, उनको ट्रिक सिखाई जा रही है, पर एक चिंपैंजी जैसा मरता है 3 पीढ़ियों के बाद भी, वो ट्रिक भले ही सीख जाता है, पर मानसिक जो चीज है उसका किस स्तर तक विकास हमने देखा है? कौन सा चिंपैंजी मनुष्य जाति ने जो पालना शुरू किया हो, क्या अभी तक कुछ पीढ़ियां उसके संतति की आज तक नहीं आई होंगी? मनुष्य के आने के बाद भी वो मनुष्य की ओर चलते नजर नहीं आ रहे। तो ये तो हमको समझना चाहिए कि जब मनुष्य नहीं था तब तो अपने शक्ति सामर्थ्य से चिंपैंजी मनुष्य तक आ गया। मनुष्य भी धरती पे आए कितना लंबा समय हो गया। तो मान लीजिए एक सीढ़ी है, सीढ़ी के निचले स्तर के ऊपर चिंपैंजी है, ऊपर के स्तर के ऊपर, ऊपर ही ऊपर टॉप मोस्ट है वो मनुष्य हो गया, इन बिटवीन है पूरी श्रृंखला है।
तो जिस दिन मनुष्य आया उसके बाद क्या श्रृंखला खत्म ही हो गई? फिर लास्ट के पायदान पे कोई खड़ा था, वो आज भी मनुष्य क्यों नहीं बना? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? स्नेहा, नहीं भैया, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाओ ना। अरे भाई, भौतिक तत्व है, सबसे पहले तो भौतिक से प्राण की ओर चलो। कोई भी भौतिक तत्व से प्राण तत्व आ सकता है क्या? मतलब जड़ तत्व है, भौतिक नहीं, जड़ तत्व है। पत्थर आप कितने भी बरस रखे रखो, पत्थर अपने आप से एक कोशिका भी डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्थर के अंदर नहीं है भाई, वो तत्व अलग है। प्राण तत्व अलग ही है, चाहे एक सेल का ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे कुछ भी हो। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी एक पत्थर पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जड़ तत्व है और ये प्राण तत्व है। क्या ये बात समझ आती है? क्योंकि ये अलग अलग तत्व हैं दो। हाँ हाँ, ये बात समझ में आई ये भैया। समझ आ रही है? अच्छा, अब प्राण तत्व आने के बाद में प्राण तत्व के अंदर और जटिलताएं तो हो सकती है। वो कह रहे हैं पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आए, फिर धीरे धीरे मल्टीपल जो है वो उन्होंने ऐसे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पैदा होने शुरू हो गए, जिसके अंदर और अधिक से अधिक, क्योंकि सिंगल सेल्ड में क्या समस्या थी भाई, एक ही तरीके का है, कोई भी रोग आया सारे एक साथ खत्म हो गए। तो प्रकृति को तो वो चीज नहीं चल सकती कि कितने भी जटिल रूप हों, जब तक माँ और बाप का स्वरूप नहीं हो कि दो के गुण लेके आगे चलें, तो सर्वाइवल के लिए प्रकृति कैसे रूप अपनाए? एक ही तरीके का प्रारूप हो तो एक में कोई रोग आया, एक में कोई समस्या आई, या एक के साथ कोई जाति के साथ कोई चीज हुई, वो एक साथ नष्ट हो जाती है। तो प्रकृति ऐसी कोई चीज का परीक्षण कैसे करे, या लाइफ को सस्टेन या सिक्योरली कैसे करे कि एक साथ ही वो तो खत्म हो जाए? अब उसके लिए ऐसा मैकेनिज्म उसको चाहिए कि पिता वाले कोई उसके गुण हैं तो उसको रोग आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माँ वालों के अंदर आ गया तो भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों के युग्मज से आया है। तो उन्होंने इस तरीके की एक प्रजाति या जो भी है वो आगे जो डेवलपमेंट है, धीरे धीरे और जटिल रूप किस तरीके से वो बताते हैं साहब। एडेप्टेशन ऐसे हुआ, उनका अलग अलग हैबिटेशन था, कोई जंगलों में रहते थे, कोई यहाँ रहते थे, कोई यहाँ रहते थे। तो अब कोई भी छिपकली है या कोई कोई मछली है, वो बाहर आएगी तो उसके पांव निकल ही आएंगे, बड़ी अजीब सी बात है। पर ठीक है, एवोल्यूशन के अंदर ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं कि पहले वहां तैरती थी, फिर वो उसको समस्या हुई कुछ, वो बाहर आई तो उसके पांव आ गए। पांव आने के बाद में कुछ तो वापस आना जाना करते रहे, कुछ जो है धरती के ऊपर रह गए। धरती के ऊपर रहने के कारण उनकी जो है शारीरिक क्रिया, शारीरिक जो उनका गठन है वो चेंज हो गया। उसके कारण अब वो धीरे धीरे शाकाहारी होते रहे, क्योंकि इस दौरान जो है भाई पेड़ वगैरह भी आए, क्योंकि वो भी जीवन का एक अंग है, वो भी प्रकृति ने डेवलप किया। अब इसके अंदर यहां तक तो आप साथ चल रहे हो क्या मेरे, समझ रहे हो क्या सारी बात? अब इससे आगे फिर चलें। यहां तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ भैया, आ रही है समझ में। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर हम ये माने सारा प्रयास, बीच में ये सपोजिशन हो कि प्रकृति अधिकाधिक जटिल रूप बनाने की ओर है। अब वो क्यों है, इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं बता रहे, क्योंकि जब तक आप चेतना को इसमें शामिल नहीं करो इस इक्वेशन में, तब तक इस चीज का आप उत्तर नहीं दे सकते। तो उतने जटिल रूप क्यों बनाए? क्योंकि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो फिटेस्ट तो अब कौन से माहौल में फिट है? भी वेल मछली तो बड़ी फिट है, उसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है? बड़ी बड़ी जो आप वेल देखते हैं उनके क्या समस्या हो रही है? कुछ तो ऐसी जिनके आंखें ही नहीं है, वो इतनी गहरे पानी में रह रही हैं। अब ये कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनका ठीक है अपने अपने तरीके से इन्होंने उत्तर दिया है। वो वैसे ही उत्तर हैं हमारे लिए तो जैसे चमत्कारों की बातें हों। सबने अपने अपने तरीके की थ्योरीज दी हैं और एक जना दूसरी थ्योरी को खंडित करता है। एनी हाउ, पर ये मानते हैं कि प्रकृति ने अधिकाधिक जटिल रूपों का निर्माण किया। अब उन निर्माणों के अंदर उसका प्रयास ऐसे है
कि वो धीरे 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 आई, बंदर है, चिंपैंजी है, उसकी स्टेज के ऊपर आई प्रकृति। उसके अंदर उसको एक ऐसा यंत्र महसूस हुआ जो हाँ धीरे धीरे अपने हाथों को काम में ले रहा है, धीरे धीरे एक संगठन बना रहा है, धीरे धीरे सारी चीजें, वो एक उसको कुछ महसूस हुआ। पर अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए वो जो चिंपैंजी है वो एक आपकी सीढ़ी है, उसके सबसे नीचे की सीढ़ी के ऊपर खड़ा है, पायदान के ऊपर। मनुष्य जो पहला बना वो ऊपर ही ऊपर के पायदान के ऊपर खड़ा है। अब इसके बीच की श्रृंखला जब मनुष्य नहीं था तब चिंपैंजी अपनी शक्ति सामर्थ्य से मनुष्य की स्तर तक, मतलब सारी 1 2 3 4 जितनी भी सीढ़ियां हैं वो पार करके मनुष्य तक आ गया। पहला जो भी मनुष्य बना होगा वहां तक चिंपैंजी की अवस्थाएं, जो भी बीच की अवस्थाएं रही होंगी, वो विकसित होके वहां तक आ गया। पर अब प्रश्न ये है कि वह क्या वो सीढ़ी तोड़ दी? क्योंकि पहला मनुष्य बना उसके बाद से लेके आज तक भी कितने सारे मनुष्य बन गए, लाखों बरस इस चीज के अंदर चले गए होंगे। तो हमको वो सीढ़ी के अंदर नीचे वाले ऊपर चढ़ते अब क्यों नहीं नजर आते? मेरा प्रश्न ये है भाई, पहले जब मनुष्य नहीं था तब तो वो सीढ़ी के ऊपर फटफट चढ़ के मनुष्य तक आ गए। अब जब मनुष्य है और मनुष्य उनको साथ में सिखा रहा है, उनको पालतू बना रहा है, डिस्कवरी में उनको गैजेट्स दे के कितनी सारी उनकी प्रैक्टिस करवा रहा है। कितने आपके जो ये चिंपैंजीज वगैरह हैं इन्होंने मूवीज में भी लिए हैं, काफी समझदार भी नजर आते हैं वो। पर वो कोई भी मरने के बाद उसका जो बेटा हुआ, ये नहीं कि वो उससे ज्यादा समझदार हो गया, वो ज्यादा मनुष्य के नजदीक है। प्रश्न ये है कि वो पूरी श्रृंखला आज भी उपलब्ध वैसी की वैसी है, तो भी हमको तो नजर नहीं आता। पर जब मनुष्य नहीं था उस टाइम अपने आप ही मनुष्य बन गए चिंपैंजी। क्या ये प्रिपोजिशन समझ आ रही है? यहां तक तो हो क्या आप साथ में? स्नेहा, विनीता, बात ये समझ आ रही है? हाँ हाँ भैया, समझ में आ रही। एक चीज कहनी है, जो आप बता रहे हैं उसको क्या इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक तो हम ये कहते हैं कि सर्वत्र भगवान है, हर कण में भगवान है, हर जीव जंतु जितनी चीजें हैं, मैटर है या सब, सर्वत्र प्रभु हैं। तो जब वो चेतना यहाँ आई तो उसे एक फॉर्म चाहिए था जिससे वो अपना एक रूप ले सके। तो इस वजह से वो मैटर जो भी चीजें हैं उसके अंदर चली गई। लेकिन जब वो ये चीज उसको महसूस होने लगी कि यहाँ पे डिवाइन का जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत लिमिटेड है, इस वजह से उसका वो प्राण प्राण का वो कॉन्सेप्ट आया। फिर देखा वहां पे भी लिमिटेशन है, तो उन तीन दोनों चीजों को उन्होंने मनुष्य में कर दी, एक बॉडी दे दी, बॉडी का स्ट्रक्चर दिया, प्राण दिया, एक मानस दिया। फिर वहां पे भी उसको ये लग रही है और वो बहुत एक्सट्रीम पे गई, मतलब हर चीज पे उसने एक एक्सट्रीम दिया। वो इतनी छोटी चीजों में भी मौजूद है उनकी प्रेजेंस, भगवान की जो चेतना है। तो जब बॉडी फॉर्म में आया वहां भी उसको ये लगता है कि हाँ अभी भी लिमिटेशन है, हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक नया फॉर्म लेगी, नया बॉडी चाहिए, नई स्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते नहीं हैं? नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि हमको बुद्धि के स्तर के ऊपर समझना होगा। जैसे ही आप भगवान शब्द लेते हो काम में तो सारी इक्वेशन गड़बड़ा जाती है। ये तुरंत एक ऐसी चीज आ गई क्योंकि हमने जो एक एक बिल्डअप की है, एक थ्योरी या एक ऑब्जर्वेशन है, ये तो अकाट्य है, ये तो फिजिकली आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये विकास हमको करना पड़ेगा बुद्धि के स्तर के ऊपर, नहीं तो तुरंत दूसरा व्यक्ति स्विच ऑफ कर देता है इस बात से। भाई फिर तो परमात्मा सारी ही चीज कर रहा है। बुद्धि के स्तर के ऊपर ये सारी श्रृंखला को समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कड़ी दर कड़ी चलो, इसके अंदर एक एक कड़ी चलो। इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके से होता आ रहा है, तो इसके लॉजिकल जो प्रश्न उठते हैं वो प्रश्न अब ये उठता है कि मनुष्य जो है, सबसे पहला मनुष्य मान लीजिए सीढ़ी के ऊपर ही ऊपर खड़ा है। शुरुआत कहां से हुई? जो भी कोई भी चिंपैंजी था, इन बिटवीन ये पूरी रेंज है। मनुष्य, जो भी पहला मनुष्य जिसमें मन आ गया, सोचने समझने की शक्ति आ गई, वो मनुष्य। और एक दूसरा श्रृंखला के दूसरी ओर खड़ा है चिंपैंजी, या जो भी आप उसको मानते हैं कि वहां से शुरू हुई। हम ये कहते हैं कि
क्या ये बात, इसको स्वीकार नहीं कर सकते हम कि जब मनुष्य नहीं था तब तो ये सारा क्रम विकास अपने आप ही चल दिया। आज मनुष्य भी है तो भी हमको ऐसा कोई नजर ही नहीं आता। इसका क्या कारण हो सकता है? ये क्या बात है? तो ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? ये हम जो बिल्ड कर रहे हैं सारी श्रृंखला शुरू से लेके अब तक की, क्योंकि बीच में कोई कड़ी अगर चूकते हैं हम तो हमेशा ही ये वाली बात नहीं समझ में आएगी। हाँ भी स्नेहा। तो भैया पर हम इस तरीके से जो भी आप थोड़ी देर प्रश्न किए कि फिर ये जो चिंपैंजीज हैं, बंदर हैं, हम सारी इनको जो भी हम अभी जो भी गैजेट्स वगैरह देख करके इनको इम्प्रूव करने चाह रहे हैं, तो ये अब क्यों उस चीज में शामिल हो रहे हैं, मनुष्य में क्यों नहीं परिवर्तित हो रहे हैं? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कितनी विचित्र बात है ये। क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि क्रम विकास का जो डार्विन की थ्योरी है वो तो सारी की सारी इसी तरीके से है, और हम सब इस बात को मानते हैं कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे। अगर वो थे तो अपने शक्ति सामर्थ्य से तो मनुष्य बन गए। मनुष्य होने के बाद और उसको सिखाने के बाद वो चाहता है उसको सिखाना, फिर भी मनुष्य नहीं बन रहे। क्या एक पहेली नहीं है ये? तो सारी ही चीजें पहेली हैं। अगर हम इसको फॉलो करें और बीच के अंदर ये कि भगवान ने ऐसा किया, अरे लॉजिकली हम उसको चलें और फिर भगवान का तत्व या जो भी तत्व आता है वो कम से कम बुद्धि के स्तर पे हम बिल्ड करें इसको। वो यूं लाने से तो कोई चीज हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये हमको इस तरीके से एक एक कड़ी यूं चलाना पड़ेगा। आप इस बात को समझ रहे हो? हाँ भैया, पर ये इस चीज को कैसे समझे कि सारा वो चीज समस्या वहीं शुरू रुक हुआ गई है? कौन? आवश्यकता ही नहीं है उसकी। अरे भाई, आपको एक प्रारूप मिल गया। पहले शुरू के अंदर जिस तरीके से कंप्यूटर डेवलप हुआ होगा, आपको वही भाषाएं, वही आप वैसी प्रोग्रामिंग करो, कोई चीज डेवलप भी तो होती है। यही तो एक समझने की बात है कि आज आवश्यकता नहीं है उस चीज की। जो क्रम विकास को, इस क्रम विकास को जिस रूप में वो बताते हैं, क्रम विकास हो सकता है। अगर आप अवतारों के अंदर भी देखो तो एक विकास नजर आता है। आप अगर अवतारों की श्रृंखला देखो, उसके अंदर भी सारों के अंदर विकास है, तो वो शरीर का विकास है या चेतना का विकास है, और या दोनों का विकास है? चेतना का विकास है वहाँ तो भैया, हाँ, तो ये एक समझने वहाँ की तो बात है। चेतना का विकास है। बिल्कुल ठीक बात। चेतना तो परमात्मा की है। देखिए, हम्म, चेतना तो अगर वो कच्छप अवतार में भी भगवान है तो ये नहीं है कि वो भगवान नहीं है। नहीं तो हर कछुआ ही भगवान है यूं तो, तत्वतः तो। और अगर वो मनुष्य अवतार स्वरूप है वहां पे, इसका मतलब उनको पूर्ण चेतना है अवतार होने की। भैया, मनुष्य में जो विकृति आई है वो तो बुद्धि के कारण ही आई है। हम वो बात ही नहीं कर रहे, हम तो अभी जो ये बात चल हम्म, रही है उसकी कर रहे हैं। हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली अभी तो एक लाइन फॉलो कर रहे हैं और उस विचार को बिल्ड कर रहे हैं कि क्या हम बुद्धि के स्तर के ऊपर इसको चला सकते हैं क्या। क्योंकि ये जो प्रश्न है कि जीवन जो है वो प्राण से आया, प्राण है वो मन से आया, इस स्तर तक हम बुद्धि की सहायता से कैसे पहुंचे। तो ये एक चीज हमको निश्चित नजर आ रही है कि जो क्रम विकास हमको जिस तरीके से आता है, जो जिसको हम क्रम विकास मान रहे हैं, वो वास्तव में चीजों को उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहां तक तो हम पहुंचते हैं कि हम ये मानने पे आ गए कि जड़ तत्व है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी पैदा नहीं कर सकता। आप पत्थर को तोड़ सकते हैं, पीस सकते हैं और इसको इतना छोटा कर सकते हैं, उसको एटम्स में तोड़ सकते हैं, उससे भी छोटी चीजों में तोड़ सकते हैं, पर उससे आप ये कह दें कि हमने जीवन ला दिया, वो एक अलग तत्व है, एक अलग डायनेमिज्म है। वैसे ही प्राण तत्व है, उसको आप कितना भी कर लें, कितने भी डायनासोर एक साथ मिला लें, कितने भी चिंपैंजी एक साथ मिला लें, उनका बेस्ट पार्ट भी हो, चाहे डॉल्फिन्स हैं बहुत समझदार होती हैं, पर वो मनुष्य नहीं हो सकती। तत्वतः उनमें अंतर है। जैसे आपने रोबोट बनाया,
एक मनुष्य है वो उतना अच्छा हर भाषा को नहीं बोल सकता, सारा डेटा उसके पास नहीं है, उसके पास टॉप मोस्ट सारी आज की इंफॉर्मेशन तो हो सकती है, पर तत्वतः एक रोबोट के अंदर और एक मनुष्य में कोई तुलना नहीं है। तो तुलना के स्तर तो दूसरे हैं, उनके मानक दूसरे हैं। तो यहां हम एक चीज के ऊपर, निष्कर्ष के ऊपर आ गए कि भले हमको ये लगता है कि जड़ तत्व से सबसे पहले जड़ तत्व आया, उसके बाद प्राण तत्व आया, पर यह कहना एक सही बात नहीं है कि जड़ तत्व से प्राण तत्व आया, क्योंकि कोई भी जड़ तत्व है वो प्राण तत्व को, क्योंकि वो एक डायनेमिज्म अलग है, वो अपने आप से बाहर नहीं निकाल सकता। और कितना भी प्राण तत्व है वो मनः तत्व को अपने आप में से बाहर नहीं निकाल सकता, जब तक कि वो उसमें अंतर्निहित नहीं हो। वैसे ही जैसे बीज के अंदर अगर वृक्ष पहले से निहित नहीं हो तो कहां से आएगा वृक्ष? अगर सारी चीज, ये तो वैज्ञानिक आज मान रहे हैं कि बीज के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर या उसके अंदर सारी चीजें प्लांटेड हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन है। मनुष्य के जीन के अंदर सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ है उसके अंदर, डिकोड करने की बात है। तो वो आता कहां से? कितनी विचित्र बात है। जड़ तत्व में तो नहीं हो सकता। और या कम से कम ये कह सकते हैं कि हम जड़ तत्व को जैसा मानते हैं वो वैसा नहीं है। तो इससे धीरे धीरे हम एक नए तत्व का इसके अंदर समावेश करते हैं कि जब तक कि प्राण तत्व पहले से इसमें न हो और खुद अपने आविर्भाव के लिए उसका इंतजार न कर रहा हो या उसकी तैयारी न कर रहा हो, तब तक जड़ में से जीवन नहीं आ सकता। वैसे ही मन अगर प्राण के अंदर समाविष्ट नहीं हो रहा हो और खुद को इवोल्व करने के लिए तत्पर नहीं हो, कोई कारण नहीं है कि प्राण है वो मन को पैदा कर सके। इसलिए अरे भाई, भौतिक भी आपको जो नजर आता है, साइंटिस्ट धीरे धीरे कह रहे हैं आपको जो फिजिकल नजर आ रहा है ये तो खाली एक प्रतीति है। ये तो साइंटिस्ट ही कह रहे हैं कि वास्तव में, अब वो कह रहे हैं जिस जगह से, बिग बैंग से ये सारे यूनिवर्सेस आए, उसकी साइज आप देखो, इंटरनेट के ऊपर देखो कि शुरू के अंदर वो जो पार्टिकल की वो साइज बताते हैं, वो तो एक कण से भी मतलब असंख्यों असंख्यों गुना वो तो छोटा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खाली वो मैथमेटिकल टर्म है कि इतने का 1/10 कितने उन्होंने कर दिए, कि इतना इतनावा हिस्सा है ये। वैसा पार्टिकल था, पता नहीं कौन सी चीज ने उसको ट्रिगर किया, सारा तो उसके अंदर से स्पेस आ गया। सारे ये जगत जो आपको, ये जो भौतिक जो विश्व है, ये सारा का सारा, ये सारा उसमें से निकल ही आया। तो क्या ये एक विचित्र बात नहीं है? मतलब एक छोटा सा कण है, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है उस पार्टिकल की तुलना में जिससे ये सारा ब्रह्मांड, और वो तो साइंस कह रही है कि उससे आया है। और आप किसी भी चीज को और बारीकी से तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तो आज विज्ञान किस स्तर के ऊपर पहुंच रहा है वो देख लो। तो वो ये कह रहा है कि सूक्ष्म एनर्जी जो है, वास्तव में आपको प्रतीत होता है कि ऐसा है। कोई मोबाइल कैसे ऑपरेट कर रहा है आप तो नहीं जानते, पर तरंगों से काम कर रहा है। आपके हम तो नहीं मानते। अरे आपके मानने नहीं मानने से होता क्या है? धीरे धीरे विज्ञान कहां तक आया, जो पहले हमको चमत्कार लगते थे, पर उसका वो मैकेनिज्म बता देता है तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करते हो। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? यहां बैठे बैठे मंगल के ऊपर यान है, उसको यहां से वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि आपको एक उसकी पद्धति, आपको ये विश्वास है कि विज्ञान कह रहा है। आप पद्धति भी नहीं जानते, पर क्योंकि विज्ञान कह रहा है, और विज्ञान उसको सिद्ध कर रहा है कि हम ऐसे 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 इन चीजों को काम में लेके कर रहे हैं, मूलभूत चीजों को वो भी नहीं बता रहा। तो ये एक समझने की बात है कि प्राण तत्व है, उसके आधार पे जड़ तत्व है। भाई आपका शरीर जो है, भौतिक शरीर भी प्राण तत्व निकलने के बाद में उसमें विघटन शुरू हो जाता है। आपके प्राण निकल गए, उसके बाद में शरीर तो, उसका गठन तो वैसा का वैसा ही है, दिखावा भी वैसा का वैसा ही है। तो कौन सी चीज है जो उसको सस्टेन कर रही थी? वैसे ही वो कहते हैं आपके अगर ब्रेन चला गया तो आपकी जो एसेंशियल जो चीजें, क्या अब ये ज्यादा जी नहीं पाएगा।
अगर माइंड नहीं ब्रेन भी चला गया तो भी जीवन सस्टेन नहीं हो पाएगा, और माइंड चला गया उसके बाद के अंदर ये सारी चीजें नहीं सस्टेन हो पाएंगी। तो धीरे धीरे हम इस श्रृंखला के आधार पे चलें तो जो हायर जगत है वो लोअर जगत को सस्टेन करता है, उसको उद्भूत करता है, उसको परपिचुएट करता है, आगे से आगे लेके जाता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि फिजिकली दैट हैज नॉट ए हायर ट्रूथ एट इट्स ओरिजिन। कोई ऐसी चीज यहां भौतिक रूप से मैनिफेस्ट नहीं कर सकती जिसका ओरिजिन, जिसका सूत्र गहरे स्तर पे नहीं हो। आप कोई भी कर्म भी करते हैं वो कहां से उद्भूत होता है, वो आता कहां से है? पहले आपके माइंड में कोई आइडिया आएगा, तब वो कर्म, कोई भी अगर वास्तव में कर्म है, बिना वैचारिक शक्ति के कर्म हो सकता है क्या? या वास्तव में कोई कर्म हो वो हो सकता है क्या कभी? तो इसका मतलब माइंड उसके पीछे है। अगर माइंड अकेला है और उसने डायनामिज्म को मूव नहीं किया, उसने शक्ति को अपने साथ मूव नहीं किया, तो शरीर मूव हो सकता है क्या? बताइए। आप लेटे हुए हैं, आपके मन में विचार आ रहा है कि वहां आग लग रही है या मेरे को भूख लग रही है, या कोई भी कर्म का आपके विचार आ रहा है, पर साथ में अगर आप शक्ति उसमें नियोजित नहीं करते तो बताओ, वो तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ जी शब्बिया जी, कोई बात है क्या इसमें? तो ये एक समझने की बात है कि इसके अंदर। भैया, हाँ भैया पर अभी थोड़ी देर पहले तो जब हम डिस्कस कर रहे थे कि पत्थर के अंदर तो वो बिल्कुल भी वो चीज है नहीं, हाँ नहीं है। कि वो, तो फिर आप कैसे, अभी आप कह रहे हो कि वो एक तत्व लेके उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी है कि मतलब वो अपने अंदर से एक पत्थर, लाइफ को देख। देखिए मैंने ये भी आपको कहा कि जड़ तत्व को हम जिस रूप में देखते हैं, हम जिस रूप से देखते हैं कि ये मैलिएबल नहीं है, जबकि जड़ तत्व बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है आपके विचारों के प्रति, आपकी भावनाओं के प्रति, वो बहुत ज्यादा मैलिएबल है। तो पहली चीज समस्या तो ये है कि हम जड़ तत्व को जिस तरीके से प्राण विहीन मानते हैं वैसा वो नहीं है। एक चीज, हाँ, पर तत्वतः जड़ में और प्राण के अंदर अंतर है। इसलिए प्राण के दबाव से जड़ तत्व है वो, उसके अंदर से हमको लगता है कि प्राण तत्व उद्भूत हो रहा है, हमको लगता है। ऐसा है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए इतनी सारी थ्योरीज हैं। भागवत तो ये कहती है कि प्रलय के बाद, वो प्रलय के अंदर नाव के ऊपर सब चीजों के जोड़े हैं, उनके बीज लेके वो भगवान चले जाते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। मतलब सूत्र रूप से परमात्मा हर चीज को, हर चीज का एक अपना बीज है। हमने एक कार्य कारण बता रखा है। अभी ये थ्योरी आप हटा दो, पहले तो इस थ्योरी के भी मूल को हम नहीं जानते वास्तव में कि कैसा, किस तरीके का क्रम विकास है। पर एक ये ऐसी चीज है जो हमको नजर आ रही है और हम इसको मान के, पर किस रूप में मान रहे हैं, ये बात है ना। अरे बड़ी इन्वॉल्व बात है ये। तो इसके अंदर जड़ तत्व अपने आप के अंदर से प्राण पैदा नहीं कर सकता जब तक कि प्राण तत्व का उसके अंदर दबाव न हो। बीज अपने आप में आप अगर जड़ मानते हो तो भी उसके अंदर सुप्तावस्था के अंदर कोई न कोई उसका प्राण है। अगर उसको आप भून लेते हो, उसको जला देते हो, उसका वो जो कोर है उसको अगर नष्ट कर देते हो, तब उसमें से पैदा नहीं हो सकता। तो जब तक उच्चतर लोक का दबाव नहीं होगा, नीचे वाले लोक में कोई सृष्टि नहीं हो सकती। आपके अपने जीवन में ही नहीं हो सकती। आप बाजार जाओगे तो अपने आप थोड़ी शरीर उठ के चला जाएगा, आपके विचार आएगा, आपका विचार आपके प्राण को एनर्जी देगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी तुरंत के अंदर आपको जो प्रेरण मिलता है, आपके शरीर को कौन चलाता है? फियर और डिजायर, ये दो चीजें चला रही हैं। इसलिए आप माता जी की, किसी की भी कितनी भी बातें करो, आपका शरीर जानता है, आपकी प्राण सत्ता जानती है और आपका मन जानता है। आप किस लिए थैला उठा के बाजार जाते हो वो आपकी चेतना जानती है।
तो इसलिए जीवन में आप कौन सा काम किस लिए कर रहे हो ये आपकी चेतना बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए अपन ने वो एक कंक्लूड किया था जो पीछे, जो आपने कहा भी ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, ट्रू ह्यूमिलिटी एंड इनकॉरिजिबल वैनिटी, जिसमें हमने कंक्लूड किस बात से किया था कि जब आप कॉन्सिक्रेशन करते हो, बाद में मैं माँ का पढ़ रहा था वो तो हू बहू वही चीज, मैंने कहा ये तो कमाल हो गई, जबकि मेरे को नहीं पता था कि उस विषय का कंक्लूजन माँ किस रूप में, क्यों मैं एक अलग जगह पढ़ रहा था। अब वो मेरे को तो उसका रेफरेंस भी याद नहीं है कि मैं कहाँ पढ़ रहा था, पर ये जरूर याद रह गया कि बिल्कुल निष्कर्ष यही था कि जो कॉन्सिक्रेशन है, जब आप ये कहते हो, कोई ये भाव आ जाता है कि माँ मैं आपके लिए हूं, वो आपके डायनामिज्म को चेंज कर देता है। ये रहस्य है। अभी आपका मन जानता है तो आप किस चीज से मूव्ड हो, फियर और डिजायर, भावना आपकी जितनी भी उठती है वो मोल्ड हो रही है लगभग इन दो चीजों से। क्या तो आप भय के कारण कोई चीज कर रहे हो, या डिजायर के कारण, या जो उसका परिणाम आने वाला है वो मैं नहीं भुगतना चाहता इस भय से, भाई क्या तो मेरे को ये चीज चाहिए और क्या ये चीज का परिणाम है ये सुखद नहीं है तो मैं इससे बचना चाहता हूं। इसके अलावा हमारे जीवन को प्रेरित करने का विचार वो जिस दिन उठता है उसको हम कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं। वो हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जैसे ही वो होती है। अदरवाइज तो मेरे को ये बताओ, अगर ये जैसा रहस्य माँ यहां बता रही है कि उच्चतर लोक से नीचे वाले लोगों के ऊपर असर पड़ता है, मैनिफेस्टेशन होता है, अगर ये नहीं होता तो कितना भी कॉन्सिक्रेशन कर लो, क्या तो जीवन में परिवर्तन आना है। न डिवाइन लाइफ की बात करने से फायदा, भी बात करना हाँ अच्छा है, पर उसका रहस्य क्या है, क्या वो हो सकता है, या वाग विलास ही है खाली, ये अच्छा है भी मेरे को थपेड़े तो पड़ने हैं, तो एक काम करो भी कितना सुखद इसको बना सकते हैं उसकी कोशिश करो, फिर तो एक बात हो गई है। तो ये तो जो आम लोग जो ड्रग्स लेते हैं या इंटॉक्सिकेशन करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं, लाइफ को बेचारे फेस नहीं कर पा रहे। पर हमारा जीवन जो है कितना गहरा, ये एक रहस्य आपको मिल रहा है। क्यों इसके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा? क्योंकि मूलतः आपके कर्मों का जो उत्प्रेरण है, जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो कॉन्सिक्रेशन से नहीं हो रहे, उसके पीछे मां नहीं है। इसलिए जो मैनिफेस्टेशन होगा भौतिक जीवन के अंदर आपके, बताओ वो जिन जिन स्तरों को काम में लेके होगा, उसमें कोई डिवाइन अभिव्यक्ति की आप कल्पना कैसे कर सकते हो? ये कितना भारी रहस्य है। इसलिए आपके जीवन को थोड़ा बहुत आप रंगत दे देते हो, अंदर पैकेट के अंदर चीजें वही, आप कोशिश ये कर रहे हो वो थोड़ा सा इसका कलर इस तरीके का कर देते हैं, मूलभूत उससे कभी कोई चीज नहीं हो सकती। और कॉन्सिक्रेशन, ये भाव आ जाना कि मेरा जीवन माँ के लिए है। दूसरे कहते हैं इससे क्या होगा, अरे इसी से तो होगा, हो रहा है ऑलरेडी इसी से, ये सूत्र तो बता दिया। अगर हम इस तरीके से इसको बिल्ड करें तो कितनी जबरदस्त बात है ये। हम एक तर्कसंगत रूप से इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि अगर कॉन्सिक्रेशन का भाव नहीं है, डीपर भाव नहीं है आपके जीवन में, कुछ नहीं होने वाला। आप कितना ही पुस्तक पढ़ लो, कितना ही सो कॉल्ड, अरे भाई आश्रम के अंदर कोई नौकरी के हिसाब से आ रहा है, अब बताओ वो वहां झाड़ू भी लगाएगा, उसको उससे क्या लाभ होने वाला है? रामकृष्ण जी को देखने वो डॉक्टर आता था एक, अब उसका कितना असर हो सकता है? और जो एक बिल्कुल बेचारा कोई काबिल व्यक्ति नहीं है, पर जिसने ये कह दिया, वो हरीश बाबू थे, शराब उनसे छूट नहीं रही थी, उन्होंने कहा रे तू लिख के दे दे मेरे को, खाली तू ये कह दे कि मेरा सर्वस्व आपका है। कहते जी लिखने से क्या होता, कई वर्षों तक ये कसमकस चलती रही, कि वो माने नहीं इस चीज को। लास्ट में जब उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक दिन उन्होंने लिख के दे दिया कि चलो मैं सबको कुछ आपको देता हूं, उन्होंने कहा अरे सारा परिवर्तन हो गया उस बात से। तो धीरे धीरे आपके जीवन में ये उसका रहस्य है, मन के ऊपर और चीजें हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म आपके अंदर अगर कृपा का एक जो आविर्भाव हो गया आपके अंदर डीपर नहीं, चैत्य का मतलब ही क्या हुआ? अरे भी चैत्य आप कोई फिजिकल उपकरण लेके कोई स्टेटोस्कोप लगा के मेरे लगाओगे तो ये रहा चैत्य, ये धड़क रहा, ऐसे थोड़ी होता है कोई। वो एक साइकोलॉजिकल सेंटर है,
और वो इतना रियल है जितना आपका शरीर रियल नहीं है। पर किसके लिए? इसलिए कोई एक अशिक्षित व्यक्ति है या जिसको बेचारे को सेंस नहीं होगा तो मेरे को दिखाओ, दिखाओ तो आप कहते हो मेरे को तो तरंग दिखाओ इसकी मोबाइल की आ रही है, या आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो मार्स के ऊपर जो रोवर है उसको। कहते भैया तेरे को ये हम नहीं बता सकते। जो फिजिक्स है उसके ही नियम कितने चेंज हो जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने से, मैटर ही अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। भी जो एटम बॉम्ब बनाते हैं लेते तो इन्हीं चीजों को काम में है, और उसकी पोटेंसी देखो क्या है। और वही परमाणु बम बनाएंगे, जो न्यूक्लियर वो बनाते हैं उसकी कितनी जबरदस्त पोटेंसी है, किस चीज से? तत्व तो यही वाले काम में लिए होंगे उन्होंने। तो इसलिए समस्या हमारे दृष्टिकोण की है। अगर इस तरीके से समझोगे तो इस जगत में आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास रहस्य है उसका। क्योंकि सारी चीजें जो घटित हो रही हैं वो ऊपर से नीचे हो रही है, नीचे से ऊपर नहीं हो रही। एवोल्यूशन हमको चलता नजर आ रहा है नीचे से ऊपर की ओर, पर वो तब नजर आ रहा है क्योंकि ऊपर श्रृंखलाएं हैं। इसलिए एवोल्यूशन का मतलब तब होता है, अरे पेड़ उगने का मतलब तब है जब बीज के अंदर पेड़ है। इसलिए एवोल्यूशन अपने आप में इन्वोल्यूशन की थ्योरी को अंतर्निहित रखता है, नहीं तो अपने आप में वो रह ही नहीं सकता। यही बात तो यहां वो कह रही है, बिकॉज देयर इज ए फोर्स विच पुशेस। ऐसी कोई फोर्स है जो दबाव देती है। जड़ तत्व के ऊपर अगर प्राण तत्व ने दबाव न दिया होता और प्राण तत्व के ऊपर मन तत्व ने दबाव न दिया होता तो an energy which pushes towards manifestation that life continues to exist। लाइफ कंटिन्यू ही इसलिए कर रही है क्योंकि पीछे से कोई फोर्स उसको पुश कर रही है। तो ये तीन स्तर की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बारे में तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं हमको जड़ दिख रहा है, हमको प्राण दिख रहा है, हमको मन दिख रहा है। पर इसके आधार पे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जो इंट्यूशन के स्तर के ऊपर काम करके, और उनका माइंड की हमको पूरी एक श्रृंखला नजर आती है। भौतिक स्तर के ऊपर भी एक व्यक्ति ऐसा है जो फट से कैलकुलेशन कर लेगा, दूसरा व्यक्ति है वो नहीं कर पाता। पर वो कितना भी शार्प कैलकुलेशन कर पा रहा हो, कितनी भी कुछ भी कर पा रहा हो, पर जीवन का वास्तविक मुद्दा क्या है ये उसको नहीं समझ में आ रहा। उससे ऊपर की रेंज का व्यक्ति है वो एक बार दृष्टिपात करता है, जैसे रामकृष्ण जी, उन्होंने कहा ये मैं शिक्षा ले लूंगा तो इससे क्या होगा? कहते पेट भरेगा, परिवार चलेगा, अगर नीची है मेरे को ये वाली। एक दृष्टिपात के अंदर 2000 वर्षों की, श्री अरविंद कह रहे हैं बुद्ध से पूर्व की आध्यात्मिकता है। सारे को उन्होंने जिन साधना पद्धतियों को व्यक्ति को जीवन जन्मांतर लग जाते हैं उनको कभी कुछ घंटों में, कभी एक दिन में, कभी 2 दिन के अंदर सारी का पूरे का साक्षात्कार कर लिया। 2000 वर्षों की सारी जो आध्यात्मिकता है उसको प्रमाणित कर दिया उन्होंने, प्रमाण सिद्ध कर दिया उन्होंने। तो कैसे किया होगा? अभी हमारे तो कल्पना से परे। तो ये तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि चेतना के, या जो भी आप कहें, उसके उच्चतर स्तर हैं। अरे भाई चेतना एक ऐसी चीज है जो मानने में हमको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है, पर बुद्धि का स्तर तो मानो। आजकल तो इवन ऐसे आपके एक्स्ट्रा सेंसेस की बात कर रहे हैं कि पट्टी बांध के जो है दूसरे कमरे में कोई क्या लिख रहा है, या आपने पट्टी बांध रखी है, एक दूसरे देश के अंदर व्यक्ति कैसी पेंटिंग कर रहा है, आप यहां कर रहे हो। बताओ कोई संभावना है क्या इस चीज की? इसका मतलब आपके सेंसेस, जो आप जिनको सेंसेस मानते हो उससे ज्यादा सेंसेस भी हैं। बुद्धि के भी बहुत ज्यादा सेंसेस हैं। आपकी जो डीपर फैकल्टीज हैं, चाहे इमेजिनेशन की हो, चाहे जजमेंट की हो, मेमोरी हो, कंपैरिजन हो, ये तो मन की ही हैं सारी की सारी। इसमें भी कितनी कितनी विशाल श्रृंखलाएं हैं। एक व्यक्ति तुरंत प्लानिंग के अंदर एक ऐसी छोटी सी चीज डाल देगा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कहेगी अरे ये कौन प्लानिंग करके गया था, आपको तो पता ही नहीं चलता कि इससे क्या होगा। जैसे ब्रिटिश के समय पहले तो कोई कि कैसे ऑर्गेनाइज करे हिंदू समाज को, धीरे धीरे उन्होंने गणेश उत्सव बनाने शुरू कर दिए। अब उसका इतना प्रभाव हुआ तो ये श्री अरविंद ने कहा कि कैसे इन लोगों ने, लाजपत राय है, लाला लाजपत राय है, तिलक है, इन लोगों ने कैसे किस तरीके से काम किया है, या जो भी कोई व्यक्ति आता है वो करता क्या है।
वो एक दूसरा डायनामिज्म लेके आ जाता है आपके इससे बंधे बिना मन प्राण शरीर। नहीं तो माँ एक्टिविटी तो वही कर रही थी। अगर गोलकुंड भी उन्होंने बनाया होगा तो मटेरियल तो वही बाजार से लिया होगा, पर वो बाजार के अंदर उपलब्ध होने के बाद भी क्या आप ओरोविल का निर्माण कर सकते हो? आप ये समझने की कोशिश करो कि भौतिक तत्व तो आपके पास है, तो फिर उस आश्रम का निर्माण कोई भी कर लेगा, हो सकता है क्या? तो इससे कितना क्लियरली ये समझ में आता है कि वास्तव में जितना भी मैनिफेस्टेशन है वो ऊपर से नीचे की ओर है। अगर वो ऊपर का पुश या दबाव या न हो ये, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपका शरीर कितनी देर रह जाएगा जब प्राण निकल जाएंगे, ये बताओ। तो जो जड़ तत्व है वो कितनी देर रह रहा है? आप तुरंत उसको जो है खाली उस फॉर्म की अपनी चेतना है। इसीलिए मां कहती है कि शरीर की अपनी एक चेतना है, सेल्स की अपनी एक चेतना है, और जैसे ही वो विघटित होनी शुरू हो जाती है तब आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो कुछ लोगों की 7 दिन तक भी रह सकती है। जिसको आप क्लिनिकली डेथ घोषित कर देते हो उसके 7 दिन बाद तक भी संभवतः व्यक्ति जीवित हो सकता है, पर अब कोई मानेगा नहीं उसको, या उसको मृत घोषित करने के बाद में आपका लॉ जो है वही कह देगा कि इतने समय से ज्यादा आप नहीं रख सकते उसको, तो आपको डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा। तो ये सारा जो आज हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि इससे क्लियर और कैसे किया जाए भैया, जैसे ये तो सारी बात हो गई क्रिएशन की, या जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो पॉजिटिव हैं, उन चीज़ों के लिए। बट जो जिसको कि हम परसीव करते हैं खराब है, या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी लिंक इन्वोल्यूशन से ही, मतलब वो चीज़ वहाँ है। कोई भी अभद्रता हमें मतलब भद्दापना दिखता है, चाहे वो वो तो हमने पढ़ा देखने कहाँ? में हो। वो तो पढ़ा कहाँ ये अगलीनेस ऑफ थिंग्स ऑन अर्थ? अभी तो पूरा पढ़ना, अभी तो पहला ही तो पैराग्राफ है, हमने कहाँ कह दिया कि पूरा पढ़ लिया। और अच्छा। दूसरे इसके अंदर आपको एक सेंस ऑफ चॉइस, पर्सनल चॉइस आपको दी गई है। एक जने के लिए बड़ी सुप्रीम सुंदर चीज हो सकती है और आपके लिए वो बड़ी विभत्स हो सकती है। कुछ कबीले ऐसे हैं जिनके पारिवारिक जो संबंध हैं या उनके नियम हैं, उनके विधान हैं, आपके समाज से बिल्कुल उल्टे हैं। आपको जो अनएथिकल लगता है उनको तो लगता है कि ये तो करना जरूरी है, ये एथिकल है। इसलिए आपको एक सेंस ऑफ योर पर्सनल चॉइस, और उसका एक अपना कारण है। आत्मा यहां जिस तरीके का मैनिफेस्टेशन करने आई है, भाई आप चयन तो करते ही हैं। बाजार आप जाते हैं तो आप हर चीज का आप चयन करते हैं। देखिए, भौतिक चीजों का चयन करते हैं, आप अपने संपर्क हैं उनका भी चयन करते हैं कि कौन से व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए। किसी के साथ आपको बड़ा सुखद लगता है, आपको नहीं पता क्यों लगता है, और किसी के साथ आपको एकदम रिपल्शन महसूस होता है, वो भी आपको नहीं पता क्यों होता है। अगर उसके पीछे कोई ऐसा कारण रहा हो वो तो एक अलग बात है, उसने आपके पैसे चोर लिए हो, उसने आपको कोई क्षति पहुंचाई हो, उसने आपको कुछ ऐसा किया हो जिसका कारण हो। पर मैं कह रहा हूं कि कई तो ऐसे होते हैं जिसका कोई कारण ही नहीं। एक के प्रति आपको आकर्षण महसूस होता है, उसका कारण नहीं, और एक से विकर्षण महसूस होता है, उसका कारण नहीं। तो आपको एक फ्रेमवर्क मिला है, आपको फिजिकल मिला है, वाइटल मिला है, माइंड मिला है, और किसने धारण किया है वो अपना चयन करती है। इसलिए हमको बेस्ट कैसे हम कर सकते हैं, वो चयन बेस्ट कब हो सकता है, तो जिसने धारण किया है उससे हम ये पूछ लें कि उसकी इच्छा क्या है। अरे भाई रोगी है, उसको इस दवाई की आवश्यकता है, डॉक्टर ने बता दिया, मैं बाजार से गया और दवाई लिया आया, तो उसके लिए मतलब की होगी। न तो मेरे को रोगी से संपर्क, न मेरा डॉक्टर से संपर्क। अब बताओ, मैं बाजार से दवाइयां लेके आऊंगा, और जबकि दवाइयों की तो आपकी जो साइकोलॉजी है उससे ज्यादा वैरायटी नहीं हो सकती। दवाई की कितनी वैरायटी हो सकती है अंग्रेजी दवाइयों की। फिर भी आप अगर ऐसी अवस्था में हो कि रोगी और डॉक्टर को नहीं जानते हो, तो आप कभी सही दवाई ला सकते हैं क्या? तो वैसे ही सचेतन रूप से आप की सत्ता को या ये बाहरी फ्रेमवर्क को किसने धारण कर रखा है, अगर उसके संपर्क में नहीं है, तो कितनी भी चेष्टाएं कर रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं हो सकती। इसलिए करने का पहला काम तो ये है कि उसके संपर्क में आए जिसको आप सच्चा मैं कहते हो। मैं
भाई लॉजिकल चीज है ये। पहले उस चीज के संपर्क में आना कि आप हो कौन। जैसे ही आप ये करते हो, आपके ये तीनों भागों में और इसकी पूरी श्रृंखला के अंदर अलग पावर आ जाएगा। आप सटीक चीज करेंगे। नहीं कितने चक्कर काटेंगे आप बताइए। रोगी के लिए अगर आप अनुमान लगा लगा के दवाइयां लेके आए और आपको न रोग का पता हो न किसी चीज का पता हो, और यूं ही आप दवाई यूं ही लेके आओ शेल्फ से, कितनी सही ला सकते हो ये बताओ आप। और अगर सही आ भी जाएगी वो आपके सोचे समझे नहीं आएगी, वो तो यूं ही आ जाएगी किसी और ही कारण से। तो आज भी जो एक सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी चल रहा है वो आपके सोचे समझे नहीं चल रहा है जीवन के अंदर। आप सोचते हो कि मैं सोच के चला रही हूं। अगर कोई भी एक सीमा के अंदर आप थोड़ा कुछ कर पा रहे हो, वो परमात्मा की ग्रेस है। आप उस ग्रेस को तब स्वीकार करते हो किसी विपदा के समय, किसी एक्सीडेंट के समय। इसीलिए माँ कहती है अगर आप शांति से उठ के सो पाए हो, आप सकुशल रह पाए हो, उसको आप ग्रेस नहीं मानते। जबकि वो सुप्रीम ग्रेस है कि आप, नहीं तो एक सेकंड के अंदर ऊपर से पत्थर गिरा आप चले गए। मतलब आपके पास कि कोई ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आप जा रहे हो, एक सेकंड में कोई भी चीज पीछे से आई, आपका हार्ट ही एक सेकंड में फेल हो गया, खट से मर गए आप। मतलब कैसे आप जिंदा हो, ये बड़ी ग्रेस है। हम जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, ये परमात्मा की ग्रेस है। ये दृष्टिकोण कब चेंज होता है चीजों का सारा जैसे ही हम स्टैंड पॉइंट चेंज कर देते हैं। मानसिक रूप से थोड़ी होता है। पर ये हम सारा इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम बुद्धि में हम इनके लिंकेजेस करना जाने, हम क्लियर हों। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए ये बात। ये सारी दलीलें, ये सारे तो इतने विस्तृत रूप से जो इसमें योग समन्वय है या फिर आपके लाइफ डिवाइन है, उन सारों में चर्चा कर ही रहे हैं श्री अरविंद। पर सार रूप में अगर हम ये बात करें, यही नहीं समझ में आए, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम अप्रोच करें इवन कि लाइफ डिवाइन में वो क्या कह रहे हैं। वो तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीजों में जा रहे हैं। और उसके लिए ये नहीं है कि हमको भौतिक विज्ञान समझने की आवश्यकता नहीं है, उसकी प्रक्रिया हम जान के, क्योंकि भौतिक विज्ञान अलग नहीं है भाई। आप अगर उसका रहस्य जान रहे हो तो है तो यही वो। आप उसका दूसरे रूप से जान रहे हो, वो एक अलग रिपोर्ट लेके आ रहा है, तो आप कम से कम उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो बिल्कुल अकाट्य बात है। जो एक साइंटिस्ट कह रहा है उस बात को आप एक सच्चे फ्रेमवर्क में रख सकते हो। श्री अरविंद भी अगर कंपैरिजन कर रहे हैं या कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उदाहरण कहीं से तो ले रहे होंगे। अगर जड़ जगत की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उदाहरण तो यहीं से ले रहे हैं। तो अगर हमको यहाँ वाली प्रक्रिया का नहीं पता तो हमको श्री अरविंद का जो जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो भी कभी पता नहीं चल सकता। तो ये हमको बुद्धि के स्तर के ऊपर समझना ही पड़ेगा अगर हम अप्रोच करना चाहते हैं कि बुद्धि के स्तर के ऊपर हम इन सारी चीजों को समझें। इतनी बात है। तो यहां तक क्लियर है क्या? फिर आगे चलें। भैया एक चीज पूछनी है, जैसे आपने कहा कि जो पत्थर है जब वो हम फोड़ते हैं या फूट जाते हैं तो वो इसमें मिट्टी में मिल जाता है एक तरीके से, लेकिन जब ये पेड़ है उसका बीज जब पृथ्वी पे गिरता है तो वो पेड़ उसी रूप में फिर से विस्तृत और बड़ा हो जाता है। तो क्या ये सेंस इसमें है कि उसमें प्राण का इम्प्लांट है, इस वजह से वो उस रूप में आ रहा है, लेकिन उस पत्थर में नहीं है? इसी तरीके से पशुओं में तो उस प्राण तत्व का इम्प्लांट है, इस वजह से वो सारी प्रक्रिया उनकी भोजन की, रिप्रोडक्शन की सारी चीजें हो रही हैं। तो वो भी अपने भोजन के लिए मानसिक चीजों को यूज करता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे उठना है, ये करना है। तो वो एक तरीके से उसके अंदर भी मनुष्य का जो मानस का जो थोड़ा बहुत है वो पशु नहीं है, में भी है। मन नहीं है उसमें। इसीलिए मन एक बीच की कड़ी है। पशु के स्तर पे इंस्टिंक्ट है। मनुष्य गलती कर सकता है खाने के अंदर। एक पशु जो है, जो मनुष्य के संपर्क में नहीं आया है, वो अपने भोजन के अंदर, अपने रहन सहन में, अपनी जो प्रक्रिया है जितनी भी, उसमें बिल्कुल सहज रूप से चलेगा, उसमें कोई दोष नहीं है। मनुष्य के नेक्स्ट जो स्तर पे आता है वो है इंट्यूशन, उसमें कोई दोष नहीं है। ये जो बीच की प्रक्रिया है मन की, जिसको हम जो जिस तरीके का मन कहते हैं, हालांकि अगर वो डीपर सत्यों के प्रति खुला हो तो, पर अब बात करने के लिए कोई तो शब्द काम में लेना पड़ेगा।
तो मन एक आधार तो है, मन ने इस चीज की, एक प्राण तत्व की रचना तो करी है, पर वो कोशिश है कि एक ऐसा व्यक्ति आए, एक ऐसा मनुष्य आए। मनुष्य का मतलब ही क्या हो गया? जो मन के अंदर है, मतलब मन जिसके अंदर है, जिसमें प्राण है वो प्राणी, और जड़ तत्व है वो जड़ तत्व है ही। वो तो उसके नाम में ही निहित है कि प्राण तत्व के द्वारा जो प्राण से मूव्ड है वो प्राणी। तब आप मन के द्वारा हो जब, तो मानसिक आपको मनुष्य कह सकते हैं या मानव कह सकते हैं। पर वास्तव में अगर इस कैटेगरी से देखा जाए तो मनुष्य या मानव है कहां? अगर आप ये कहो कि जिस तत्व की प्रधानता है या जिससे वो मूव्ड है, तो वास्तव में माइंड से तो कोई मूव्ड है ही नहीं, वो खाली डिजायर से, इनसे मूव्ड है, जो कि प्राणी एक पशु की एक क्रिया है। तो जिसको आप मनुष्य कह रहे हैं वो तो बिरला ही कोई मिलता है जिसने मन के स्तर के ऊपर अपने जीवन को नियोजित कर दिया है, संयमित कर दिया है। कहाँ है ही नहीं। अरे भी हम अपने जो परिवार से ऐसे चिपटे रहते हैं, पशु ही नहीं चिपटता इस तरीके से। अगर आप दीमक का पूरा समाज देखो, जिनका उदाहरण दिया जाता है दीमक का, या फिर चींटियों की जो पूरी कॉलोनी है उनका, या मधुमक्खी का, तो भी उनमें कोई किसी तरीके का चिपटाव वाली बात नहीं है। अगर आपने कभी उनको बारीकी से पढ़ा हो, सारों की ड्यूटी है, इससे इस उम्र तक के जो हमारे हैं उनका ये काम है, इतने दिन से इतने दिन की जो मधुमक्खियां हैं वो ये काम करेंगी। तो अगर आप उनको भी देखो तो मनुष्य के अंदर आके जो विकृति आ गई है, जो अगलीनेस वाली बात जो आ गई है, पशु के लेवल पे अगलीनेस नहीं है बिल्कुल भी। पशु अपनी क्रियाएं सहज रूप से कर रहा है, उसमें कोई भद्दापन नहीं है, और आप अगर उसको अपने हाल पे छोड़ देते हो तो बहुत कितनी उसके अंदर हार्मनी है। आउट ऑफ हार्मनी नहीं करता वो, ऐसी कोई चीज नहीं है। और मैं तत्व की बात कर रहा हूं कि पौधे को, बीज को आपने उसमें मिट्टी में लगा दिया और पौधा हो गया, ये प्रक्रियाओं की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी मिट्टी जो है वो प्राण को पैदा नहीं कर सकती, या कोई भी जड़ तत्व है वो प्राण तत्व को नहीं पैदा कर सकता, जबकि वो जब तक कि वो उसके अंदर अंतर्निहित न हो, या जब तक कि वो उसके ऊपर दबाव न देता हो बाहर आने के लिए। कोई भी आपके कोई स्टील है, आप उसको पैक करके रख दो, 100 साल बाद भी क्या उसमें आपको लगता है कि कोई जीवन निकल ही आएगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपने कोई पत्थर गाड़ के छोड़ा, आपको क्या लगता है कि काल के अंत तक भी उसमें कोई संभावना है, कोई पौधा फूट के आ जाएगा उसमें, उस पत्थर से? मेरे को नहीं लगता कोई भी ये कल्पना करेगा कि मैं 2 किलो का पत्थर दबा रहा हूं 5 फुट 7 फुट गहरा, कि कोई भी उसको छेड़े नहीं। तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से वो विघटित हो जाएगा, उसके अंदर पौधा या जीव जंतु वो नहीं आएगा। हाँ, कोई दूसरे फफूंद लग जाएगी उसके, उस पत्थर के कारण नहीं लगेगी, वो तो आपके ब्रेड के भी लग जाएगी, किसी भी चीज के लग जाएगी, वो है इसलिए लग जाएगी। आप इन दोनों का अंतर समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैं यहां रुक गया, नहीं तो सारा पढ़ के मैं बोल देता और वहीं के वहीं अपन रह जाते, कभी ये डिस्कशन नहीं हो पाता। हाँ जी, विनीता, स्नेहा। भैया एक चीज और पूछनी है, जैसे जो आपने ये जो चिंपांजी का बताया या मनुष्य का भी, तो इसमें योनि का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब वो जिस योनि में हुआ फिर नेक्स्ट बर्थ में उसी योनि में आएगा, तो इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे इन सब चीजों में? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सुनने में आता है कि वो मनुष्य है, फिर आप ये करेंगे वो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका ये वाला रूप आएगा। तो ये मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि रिलेट ये तो करता है जब हम इस चीज की बात ये करते हैं तो। बाद में आएगा, और ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें तो अपन अलग चले जाएंगे, क्योंकि ये तो कर्म विधान बाद में ये आ रहा है। इसमें बाद में ही एक आ रहा है अपने पेज 79 पे, कर्म एंड द डिवाइन ग्रेस। कर्म विधान और भागवत जो ग्रेस है, उनकी कृपा है, ये बड़ी मुश्किल बात है। और कई बार
कई चीजों के बारे में जब माँ से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। तो उनकी एक तरीके की भाषा है जिसका अपने समय पे एक जो आवश्यकता रही होगी। और अगर योनि की ही हम बात करें तो वही मैं कह रहा था कि अगर मनुष्य योनि की आप बात करो, चलो और की छोड़ो, तो भी ये मिलने के बाद भी हमारे कर्म जो हैं, मैं यही तो बोल के गया कि वास्तव में जो मानव श्रेणी, अगर मनु जिसमें मन आ गया हो, ये देखा जाए, मन मतलब जो रीजन, डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि के आधार पे देख सकता हो कि मैं मेरा जीवन भय से चालित है या क्रोध से चालित है, किस चीज से चालित है। पर वास्तव में इसकी एक बड़ी भारी समस्या है, अपने आप से ये कर्म को नहीं पैदा कर सकता। आपकी जो बुद्धि है या माइंड है, उसको कहीं ना कहीं से अपने इंस्ट्रक्शंस लेने होंगे। इसलिए जब तक कि कोई उच्चतर सत्ता नहीं हो, वो इंस्ट्रक्शंस कहां से लेगा? क्योंकि माइंड अपने आप में फॉर्मेशन का यंत्र है। उसको जब एक निर्देश मिल गया कि ये काम करो, तो उसके लिए तो सारी व्यवस्थाएं कर लेगा, साधन जुटा लेगा, सारे काम कर लेगा। पर आप ये कहो कि मेरे को करना क्या चाहिए, तो ये तो भाव या तो आपके हृदय से आए या बैठ के, नहीं तो बताइए कि आदमी निर्णय कैसे करे कि मेरे को जीवन में क्या करना है या क्या नहीं करना है। एक बहुत कल्टीवेटेड व्यक्ति है, उसकी बुद्धि प्रखर है, पर वो एक तरीके के निर्णय करता है। दूसरा दूसरे बेंट का व्यक्ति है, दूसरे नेचर का व्यक्ति है, उसकी बुद्धि बहुत प्रखर है। एक सी ही दोनों स्थितियों में दोनों अलग अलग निर्णय निकालेंगे, अलग अलग तरीके के निर्णय निकालेंगे, और दोनों सही हो सकते हैं। एक को गुरु वाक्य मिला कान के अंदर, गुरु मंत्र दिया, वो चुपचाप अपने जीवन भर उसको रटता रहा, उसने बिल्कुल गोपनीय रखा उस चीज को, वो भी सही है, उसकी निष्ठा है गुरु के प्रति। दूसरे को गुरु मंत्र मिला, वो छत के ऊपर चला गया और सारों को कहा रहे ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र है। तो कहा रहे ये तो तू पाप का भागी हो गया, गुरु मंत्र तो किसी को बताने का ही नहीं है। उसने कहा जी अगर एक का, मेरे का, अकेले का कल्याण हो रहा है, अगर इस गुरु मंत्र से कल्याण हो रहा है, क्यों नहीं सबका कल्याण हो जाए? तो किस चीज ने डिफरेंशिएट कर दिया? अगर वो अपराध बोध से ये करता, या एक कोई यूं ही बेवकूफी से ये करता है, या खाली कोई बदमाशी के रूप में करता, तो निश्चित ही उसको एक आध्यात्मिक उसका दंड था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। जिस चेतना ने उसको ये करने के लिए प्रेरित किया, तो गुरु ने भी जब उसका ये उत्तर सुना तो गदगद हो गए। तो कितने हम सवाल जवाब सुनते हैं जिसमें एक ही प्रसंग जिसमें दंड मिलना चाहिए था, उसमें वो कहते हैं तूने तो एक नई चीज पैदा कर दी, एक नया तत्व लिया आया। तो आपका माइंड है वो तुरंत में किससे आपके इंस्ट्रक्शंस ले रहा है? वाइटल से। आपको धीरे से कोई हल्की सी टिकलिंग महसूस होगी, मेरे को ये खाने की इच्छा हो रही है, यहां चलें। टिकलिंग क्या, सारे दिन आप तो चलते ही उसी तरीके से। भाई हम कॉन्शियस थोड़ी हैं, सारे दिन हमारे तो ये टिकल्स चलती रहती हैं। अब ये मोबाइल खुला, चलो ये यही देख लेते हैं। बाजार गए, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी ओहो ये हो तो अच्छा है। मतलब कितने कपड़े हमारे पास हैं तो भी हमारे को ये लगता है भाई कपड़े तो पूरे नहीं है, खाने की सारी सामग्री है तो भी कुछ ये हो तो ठीक है। तो हम निर्देश कहां से ले रहे हैं वो आप तुरंत पता कर लो। तो मन का जो है, हालांकि अपने आप के ऊपर वो निर्देश दे भी नहीं सकता अपने आप को, उसको निर्देश लेने पड़ेंगे, चाहे उच्चतर सत्ता से ले हो, चाहे आपके हार्ट से ले हो। और प्राण का तो गुलाम बन ही रहा है अभी इस समय। तो सारी विज्ञान कितना भी उसने बुद्धि लगाई हो, पर शरीर के सुख आराम से ऊपर नहीं गई है। अपने आप के अंदर सारे जितने भी परीक्षण हैं, सारी चीजें हैं कि जड़ तत्व में जाना क्यों चाहिए, क्योंकि इससे हमको ये मिल जाएगा। अपने आप में वो क्या है क्या नहीं है उसके विषय में देखिए कितना कम है एक्सप्लोरेशन। किस विषय में? मंगल पे चले जाएंगे तो हम वहां भी रह पाएंगे। अपने आप में अगर कोई प्योर एक्सप्लोरेशन भी है तो तुरंत उनकी जो दूसरी चीज है वो उसको एनकैश या उसको बिलिटिल करने के लिए या उसको जकड़ने के लिए तुरंत तैयार है। ये आप देखिए सारा किस तरीके का प्रयास है। इतनी बात समझ में आ रही है?
हाँ भैया। पर भैया फिर हाँ वही भैया। अभी जैसे आप बोले, तो फिर तो वही मनोवृत्ति वाली बात हो जाती है, या देखने के तरीका, जैसे आप बोल रहे थे देखने का तरीका है कि भाई उस तरीका नहीं हम है, माइंड आपका कहाँ से अपने आदेश लेता है। आप जो कर्म करते हैं उसका आदेश वो कहाँ से लेता है। अभी आपका माइंड जो है क्या करना चाहिए, आपकी बुद्धि कहाँ से आदेश लेती है, आप सचेतन हो क्या इस विषय में? माइंड तो आदेश लेके उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। माइंड अपने आप में आपको कैसे बता देगा? भी जो साधना अपनाते हैं क्या वो माइंड छोड़ के अपनाते हैं? और जो सामान्य जीवन के अंदर है क्या उनके माइंड नहीं होता या उनके ज्यादा होता है? भाई इस माँ की शरणागति के अंदर कोई आता है, आध्यात्मिक जीवन अपनाता है, तो क्या माइंड चला जाता है? तो इसका मतलब माइंड अब निर्देश कोई दूसरी जगह से ले रहा है। और भौतिक जीवन में जब आप हो, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में भी रहता तो इस जगत में ही है भाई, ये थोड़ी है कि वो एग्जिस्ट करने से रह जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ही सीजेस टू एग्जिस्ट, ऐसा तो है नहीं। शिफ्ट किस में आता है, बदलता क्या है? आप 20 साल पहले एक व्यक्ति से मिले थे, क्या शारीरिक संरचना में चेंज आ जाता है? हाँ, पर शरीर के अंदर उसके पहले जो एनर्जी लेवल था उसमें अंतर आ सकता है। और निश्चित रूप से मां ने तो ये प्रमाणित किया है। टैगोर ने जब उनको जापान के अंदर देखा और बाद के अंदर कह रहे आप तो पहले मैंने आपको देखा था उससे भी आप तो यंग दिख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वो प्राण की साधना कर रही थी माता जी। ये किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें तो मां श्री अरविंद ने जब बता ही दी, तो ये कहने में तो हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भाई हम कर पाए या नहीं कर पाए वो बाद की बात है, पर तत्वतः ये चीज है, ये स्वीकार करने में कहां दिक्कत है। श्री अरविंद ने प्रमाणित कर दी, मां ने प्रमाणित कर दी, और कोई ग्रंथों में है नहीं है, वो तो चलो बाद की बात है, उसमें तो सारी चीजें हैं। पर ये तो हमको प्रूफ लिख के छोड़ के चले गए, और ऐसे भी प्रूफ नहीं है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो करते कुछ हैं लिखते कुछ हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब ये किया तो जा सकता है, ये सारी ही चीजें करी जा सकती हैं। इसका एकमात्र मैसेज सबसे पहले तो लेने का ये है कि हमने जहां अपने आप को बांध रखा है, ऐसे की आवश्यकता ही नहीं है। हम सोच रहे हैं ऐसा हमारा शरीर है, ऐसा हमारा सोच समझ वाला प्राण है, भावनाओं वाला, ऐसा हमारा मन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये शिफ्ट कहां से आएगा? जब तक वो मूवमेंट, वो सेंट्रल मूवमेंट चालू नहीं होता, ये शिफ्ट नहीं आ सकता। हाँ, अभी हम सारा प्रयास ये कर रहे हैं कि जब बुद्धि है, जैसे पिछली बार शायद इसका विनीता का प्रश्न था, फिर क्यों करना चाहिए? भाई हम ये कह रहे हैं कि फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा कैसे नहीं है? जैसे गीता कहती है कि तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक, पूरी श्रृंखला वो बताती है कि आप कम से कम, भाई विमान आएगा तो आप टॉप मोस्ट जो स्तर है वहां उसको मिल जाओ, तो आपकी कंड्यूसिव स्थिति तो होगी। जब वो आएगा तब आप तुरंत तत्पर रहेंगे कि किस समय एयरपोर्ट पे कोई विमान आ जाए आपको पता नहीं है, ये तो ठीक है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? घर पे बैठे रहना चाहिए? अरे नहीं, अगर आपको जल्दी है तो मैं एयरपोर्ट पे जाके बैठ गया, इंतजार कर रहा हूं जब भी आ जाए। अब बुद्धि कौन सी चीज इसको प्रेरित करती है? एक तो कह देगा अभी इसका क्या पता आएगा नहीं आएगा, और तो इसका आपने कैसे मान लिया कि आपके लिए नहीं आएगा? तो ये समझने की कोशिश करो, जो आप प्रश्न कर रहे थे फिर हमको ये क्यों करना चाहिए, ये इसलिए करना चाहिए कि उस परिवर्तन को या वो मूवमेंट हमारे अंदर पैदा हो, उसके लिए मोस्ट कंड्यूसिव जो सर्कमस्टेंसेज हैं, उसका वातावरण है, उसकी तो हम तैयारी कभी भी शुरू कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम ये जितना भी कर रहे हैं, हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो मूवमेंट हमारे अंदर आता है, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से है वो, भाई आपके अंदर कहीं ना कहीं माँ के प्रति आकर्षण है, इसलिए तो आप इतना इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। पर उसके एकमात्र से काम नहीं चलता, वो बेचारा कितने परतों के नीचे दबा हुआ है, वो मलबे के पीछे दबा हुआ है,
गलती से उसकी कोई वाणी कभी सुनाई दे देती है तो कोशिश करो भैया उसको बाहर निकालें, उसकी जो परतें हैं उसको हटाएं और उसको सामने लेके आए। तो इसकी बहुत भारी उपयोगिता है, हम जो ये सेशन कर रहे हैं उसकी उपयोगिता ये है विनीता, जो आपने प्रश्न किया कि जिस समय की ये तैयारी चल रही है, वो जब मूवमेंट आए तो उसको एक सधा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिले। हम इसका प्रयास कर रहे हैं, नुकसान तो इसमें कोई है ही नहीं। जो इंस्ट्रूमेंट को हम साध रहे हैं, बौद्धिक स्तर पे हम सारी चीजों को समझ रहे हैं, उसका अपना प्रभाव है निश्चित रूप से। उसका तो रहस्य आज आ ही गया, क्योंकि माइंड है वो वाइटल को प्रभावित करेगा पूरी तरीके से, और माइंड वाइटल है वो फिजिकल को प्रभावित करेगी। अरे भाई, एक तो आपकी बुद्धि है सारे दिन जो है जिन जिन तृष्णाओं में लगी हुई है उनमें, और एक माइंड को थोड़ा सा प्रकाश आ गया तो वो कितना बड़ा अंकुश लगा देगा आपके जीवन में। तो आपके एक तो जीवन वैसा था जो हर समय एक यो की जैसे था, किसी ने भी यूं आपको हिला दिया आप उधर हिल गए। एक है कम से कम आप अब चीजों को देखना जानते हो, अरे ये तो ऐसे है। और आप ये देखोगे कि जैसे कोई आदमी चोरी कर रहा है, अब कोई दूसरा बैठा भी है, बुढ़ा भी बैठा है, तो भी उसके थोड़ा सा भय रहता है कि हाँ कोई मेरे को देख रहा है। तो वैसे ही आपकी यांत्रिक प्रकृति है, जो साक्षित्व जो गीता कहती है, जैसे ही आपके अंदर एक बुद्धि का पार्ट है, वो उसको देखना जानता है, अरे ये है। और धीरे धीरे खाली वो देखना ही नहीं होता, अगर आपके मन में ये है कि ये तो बदमाशी है, इसका मतलब उसके नेसेसरी पावर भी है, वो कहीं ना कहीं सहमति तो नहीं दे रही। आप कहीं ना कहीं ये समझते हो अरे ये मूवमेंट तो अपना ईगोइस्टिक था, या ये मूवमेंट अपना गलत था। तो इन दोनों में फर्क पड़ जाएगा, बजाय इसके कि आप उससे बिल्कुल कन्विंस्ड हो के वो काम करते हो, हाँ ये तो करने लायक ही काम है। कि एक जो पशुवत जो जीवन जी रहा है आपका जीवन, और एक जो दूसरे मतलब आप वैसा जीवन नहीं जी सकोगे भाई। उसकी कल्पना करो आप ऐसे व्यक्ति की जो कह देगा नहीं नहीं मैं ऐसा पशु का जीवन नहीं जी सकता, तो दोनों के जीवन में फर्क आ जाएगा, उनके जीवन में मूल्यों में कितना अंतर आ जाएगा, आप ये सोचो। तो आप ये कोई इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे सारा ही फर्क पड़ जाएगा, इससे तो रात दिन का ही फर्क पड़ जाएगा। आप कैसा जीवन जिएंगे वो तो इसके ऊपर निर्भर करेगा आप कैसी साइकोलॉजी के अंदर है। और अगर आपके साइकोलॉजी में ये दीपक जल जाता है तो जीवन में दीपक अपने आप ही जल जाएगा। और कोई खाने पीने से थोड़ी दीपक जलता है कि आपने आज बहुत अच्छा खाना खा लिया तो उससे दीपक जल जाएगा, या आपने ये कर लिया तो उससे जल जाएगा। इससे होगा आपके चेतना में। अब ये हालांकि हमने जितनी भी चर्चा करी है, ये एक्चुअल में जब जिस दिन पूरी समझ में आती है, जिस दिन ये समझ में आती है, अरे भाई जैसे मैंने ये कह दिया ये टुकड़ा आपको समझ में आया, आप कहते हाँ इतना तो समझ में आया, पर जैसे ही आप पूरा जोड़ के कह देते अच्छा ये तो एक तोता है, तो आपको समझ में आ गया कि भी ये टुकड़ा क्या है। तो टुकड़े का भी रहस्य समझ में आ गया, वो तब समझ में आता है जब पूरा समझ में आता है। यही बात इसके अंदर, और कितनी कनेक्टेड है ये। जब आप पेज 74 पे देखते हो, ये कह रहे हैं हाउ डज द यूनिवर्स एक्सप्लेन एट एवरी मोमेंट द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स के का हर चीज हर क्षण, जब आप कोई चीज का कारण ये क्यों उसको समझाने के लिए दूसरी चीज पे जाते हो, तो ये क्यों, अगर आप इस ट्रेल को फॉलो करो तो माँ इसमें ये कह रही है कि आपको पता चलेगा पूरे विश्व को समझा चुके हो। ये एक बड़ी गजब बात है। तो सारी चीजें कितनी एक दूसरे से पूरी गुथी हुई हैं, कितनी कितनी इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि एक हैं। जब आप ये धीरे धीरे इसमें प्रवेश करते हो तो ये एक हैं, ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। एक जगह माँ ने तो ये कहा था, एक जगह श्री अरविंद ने ये कहा था, फिर बाद में ये इस तरीके की चीजें नहीं है। भी आप भी तो जब जाते हो कि नहीं नहीं उधर लेफ्ट मत लेना, तो कोई दूसरा कहते 15 मिनट पहले तो आपने कहा था लेफ्ट मत लेना, तो आप कहते रहे वहां उस मोड़ के ऊपर कहा था, कोई ये थोड़ी कह जीवन भर के लिए थोड़ी कह दिया कि लेफ्ट मत लेना। तो वैसे ही आपको जब पूरा ग्राउंड समझ, पूरा प्लॉट समझ में आता है तो आपको समझ में आता है हाँ बिल्कुल, उस समय तो लेफ्ट लेते तो आप पता नहीं कहां जाते, उस समय तो राइट ही लेने का था, या इस समय आपको क्या लेना चाहिए, आपको सीधे जाना चाहिए या आपको एयर लिफ्ट करना चाहिए, वो तो सारी चीजें माँ बता देती हैं अपने समय के ऊपर। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, पर मेन चीज है
आप धीरे धीरे इसका चिंतन करो। जैसे ही आप इसको लिखना शुरू कर दोगे, ये आपके अंदर आत्मसात होनी शुरू हो जाएगी। ये जब तक प्रक्रिया हम नहीं कर रहे, तब तक हमारे जो खजाने हैं, हम उनको खोलने का साहस नहीं दिखा रहे। बहुत ज़्यादा रिचेज हैं, मतलब खोने का कुछ नहीं है, ये तो पाने ही पाने का है। पर फिर भी देख लीजिए, हम ये शुरुआत नहीं कर पा रहे। ये विचित्र बात है। इसीलिए जो श्री अरविंदकार माँ का है, व्हाट इन्फिनिट रिचेज, ये इतने सारी ऐसी चीजें हैं, पर फिर भी जो प्रकृति है आपको उधर कदम नहीं रखने देती। ऑर्डिनरी पेस्चर से, जो सामान्य चरागाह हैं, जिसके अंदर जैसे पशुओं के रूप में आपको चराने के लिए प्रकृति ने लगा रखा है, उधर से आपको आपके क्या डाउट और स्केप्टिसिज्म लगा रखे हैं। डाउट लगा रखा, होगा नहीं होगा, स्केप्टिसिज्म, आप संशयशीलता आपके लगा रखी है प्रकृति ने। तो ये नेचर के सेंटिनल्स हैं, संतरी हैं, जो द्वार के ऊपर लगा रखे हैं। तो आपके जब उधर मुड़ते हो तो आपके कदम को मोड़ देते हैं। जब माँ की तरफ मुड़े तो पता चला कि साहब कोई ऐसी घटना हो गई, पिताजी बीमार हो गए, ये जी बीमार हो गए, या अचानक पता नहीं मेरे को तो ये कॉल आ गया, या ये हो गया। हजार तरीके के हैं। अरे भाई, जिसके जहां संभावना है वहां से कॉल आ जाएगा, ये मान लीजिए आप। अब जिसके पिताजी है ही नहीं बेचारे के, उसके पिताजी का कॉल कहां से आ जाएगा ये बताओ? तो उसके वहां से आ जाएगा जहां से संभावना है। किसी के फैमिली है ही नहीं तो फैमिली का कहां से आ जाएगा? पर उससे कोई उसके बचाव हो गया या मुक्त हो गया, जिनकी परिवार आपदा के अंदर नष्ट हो जाते हैं, खाली वो ऑर्फन बच जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो परमात्मा की ओर चला जाता है, क्योंकि उसके वो बंधन नहीं है। तो इसलिए ये सारी दलीलें हैं, ये बिल्कुल खोखली दलीलें हैं कि हम परिवार के कारण, इसके कारण, उसके कारण। जिनके वो कारण नहीं है वो भी नहीं कर रहे, और जिनके ये कारण है वो भी चले गए इस मार्ग के ऊपर। तो कारण होने और नहीं होने से इस चीज का होना और नहीं होना, हाँ, हमको सुविधाजनक लगता है, इसलिए हम उसको उसके साथ एट्रीब्यूट कर देते हैं। क्योंकि माइंड को एक ऐसा तो जस्टिफिकेशन चाहिए जिससे बेचारे को तसल्ली मिलती रहे। ये अगर इस बात को तुम सच्चे से समझ जाओगे तो एटलीस्ट कम से कम खुले रूप में तो वो दलीलें नहीं दे पाओगे। तो बुद्धि तुरंत चेक कर लेगी, अरे नहीं नहीं, ये बात तो सही नहीं है। मेरे ख्याल से ये पैराग्राफ तो बहुत ज़्यादा सारगर्भित था, और मैं ये पूरा पढ़ के मैं समझ पाया कि इसको अपन पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, इसको इसी तरीके से इसको लेते चलेंगे। अगर कोई सा आप में से कर पाए तो ये लिंकेज पहले आप ये मंथन कीजिए, ये तीनों का, जो ये जड़ तत्व है, प्राण तत्व है और माइंड है। श्री अरविंद का आपने जगह जगह पढ़ा भी होगा। माँ की मातृवाणी भी आपके पास है, उसमें अनुक्रमणिका पीछे है, मतलब इंडेक्स पीछे है। उसमें थोड़ा आप मेहनत कीजिए कि इस विषय में इन्वोल्यूशन, एवोल्यूशन, इसके बारे में श्री अरविंद ने कहाँ कहा है। दिव्य जीवन आपके पास है ही, तो ये कोशिश करो ये कह क्या रहे हैं। फिर अगली बार कि आप समझाने की कोशिश करो और मैं इसमें आपसे प्रश्न करूं, जिससे कि ये पुख्ता हो कि हाँ, इतनी चीज तो हमारे समझ में आई। नहीं तो हम कहते हैं हाँ 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 हाँ, वो तो देख ही पा रहे हैं हम, क्योंकि बाहरी प्रकृति को लगता है हाँ समझ में आ गया। जैसे ही हम प्रश्न पूछते हैं वैसे ही पता चलता है कि हमको नहीं समझ में आया। इसको और आगे तो नहीं चल पाएंगे, इसमें अगर कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं, और अगली बार हम इसको शुरू से या फिर नेक्स्ट से, और इसका एक समरी अगर आप दे पाओ तो कोई से जो भी आप में से कंफर्टेबल महसूस करेगा उससे समरी ले लेंगे इसकी, कि हमने ये कनेक्टिव आज सारी बातें जो करी कैसे कनेक्ट करें उसको, क्योंकि अगर ये नहीं कनेक्ट करेंगे आगे वाला भी नहीं हो पाएगा। और न श्री अरविंद किस आधार पे सारे को लेके चल रहे हैं वो समझ में आएगा। तो ये विचार जहां भी आएगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। उस आधार पे माँ श्री अरविंद जो भी बिल्ड करेंगे या उस चीज के ऊपर जो भी कोई और रहस्य बताएंगे वो हमारे समझ में नहीं आएगा। ये हम इसकी कोशिश अगली बार कर सकते हैं। स्नेहा, विनीता, शब्या जी, विवेक जी। भैया एक चीज पूछनी, अगर मनुष्य के अंदर से मन तत्व निकाल देते तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? मतलब क्या मतलब हुआ इसका? निकाल दें तो क्यों मतलब निकाल? नहीं है,
क्योंकि वो तो दूसरी चीजों के सोर्स से खुला हुआ है जो हमारी स्थिति है, वो आप हायर सोर्सेस ये किसने कह दिया कि आप यहीं बाउंड हो? अभी भी आपके पास तो अनंत संभावना है डेवलप करने की। और माइंड जो है वो बीच का है। बीच का मतलब वो नीचे गिरा दें उसको? अरे बीच का मतलब ये है कि वो कॉन्शियसली पहली बार एक ऐसी सत्ता है जो कॉन्शियस अपना कंसेंट दे सकता है किसी दूसरी चीज से। तो यही तो अपन बात कर रहे हैं कि आपका माइंड भाई हटा तो नहीं सकते। अब ये संभावना को तो हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी अगर यूं देखा जाए तो वो तो हटा हुआ है ही। ये तो हम पहले ही शायद तीसरी वाली बुकलेट में कि माइंड इज रेयरली विथ वन, या इसी में शायद आया था। माइंड जिसको प्रॉपर माइंड कहते हैं वो तो रेयरली आपके साथ होता है, वो तो भटकता रहता है, वो तो वेगाबॉन्ड है। तो इसमें शब्द आया था। तो आप कह रहे हो उसको हटा दिया जाए तो गड़बड़ियां नहीं रहेंगी, पर आप रिट्रोग्रेशन नहीं हो सकता, आप पीछे नहीं जा सकते। ये प्रयास बहुत लोगों ने किए हैं और वो जो थे उससे भी विभत्स हो गए। वो बहुत गंदे दिखते हैं, बहुत ही भद्दे दिखते हैं वो। आपकी सुंदरता, आपकी ग्रेस इस चीज के अंदर है कि आप अपने निर्देश किससे लेते हैं। आप सचेतन रूप से, आपके पास अनंत संभावनाएं ऊपर जाने की। माइंड को कोई आवश्यकता नहीं है कि नीचे से निर्देश ले। माइंड आपके हृदय से, उससे पूछो आप कि मेरे को सच्चा सुख किसमें मिलता है, ये पूछो एक बार। चाहे वो एक क्षण के लिए आपको बिल्कुल क्लियर नजर आया होगा, वो परस्यू करने में आपको तकलीफ होगी या आराम होगा या क्या होगा, वो सारे कंसिडरेशंस हटा दीजिए। एक बार शांति से बैठ के अपने हृदय से ये प्रश्न करो कि आपको सच्चा सुख किसमें मिलता है। क्या आपको खाने से कितना खा सकते हो, क्या उससे सच्चा सुख मिल सकता है? ये तो क्षणिक है। या आपको जो आपके आकर्षण है, संसर्ग हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनसे सुख मिल सकता है? तो ये धीरे धीरे ये प्रश्न करके आपके अपने पास, आपके हृदय जो है वो एक ऐसी सत्ता है, सबसे पहले तो उससे पूछो कि उसको सच्चा सुख मिलता किसमें है। वो धीरे धीरे आपको बता देगा। तो आपके निर्देश लेना उससे शुरू कर दो, निर्देश उससे ले लो, एग्जीक्यूशन इससे कर लो, वो सीधा सीधा हो जाएगा। जबकि आप निर्देश तो लेते हो लोअर चीजों से। हृदय बेचारा तकलीफ पाता रहता है अगर सच्चे रूप से देखा जाए तो। आपकी डीपर अगर आप एस्पिरेशन कोई भी कैरी करता है तो वो तो बेचारी तकलीफ पाती है सच्चे रूप में देखा जाए तो। क्योंकि आप किस चीज में बिजी हो या किस चीज में अपने आप को आप ऑक्यूपाइड रखते हो, आपको उसके मायने ही नहीं पता कि इससे होगा क्या। और अगर आप उसके मायने अभी तक नहीं निकाल पाए हो और इतने मैकेनिकली उसमें चल रहे हो, तो अभी तो ये स्थिति ही नहीं आई है। तो अभी तो आपको पूरा आवश्यकता है कि लोहे को गर्म किया जाए, फिर उसकी पिटाई हो। पर अगर आप में ये विवेक शक्ति आ गई कि आप अपने जीवन को देख पाएं भी आपके साथ अलग से क्यों होना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति के साथ जो हो रहा है उससे अलग या विचित्र आपके साथ क्यों होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो बहुत विकसित हैं, जो जो साधन संसाधन आपके पास हैं उससे अनंत गुना उनके पास हैं, जिनकी आप कोशिश करते हैं, विश करते हैं कि मेरे पास ये हो, वो ऑलरेडी उनके पास हैं। उनकी गति आप देख सकते हो कि उनकी गति क्या हो रही है। तो आप अलग की ओर आशा कैसे कर सकते हैं? आपका जीवन अपने समय से चल रहा है और इसमें आप क्या आशा करते हैं कि जब जर्जर हो जाएगा उस समय आप भगवान का भजन करेंगे या इसमें जाएंगे या उसमें। लोग कल्पना करते रहते हैं। तो ऑलरेडी आपका फ्रेमवर्क आपको गहरे परशूट के लिए इजाजत नहीं दे रहा, तो आप क्या कल्पना कर रहे हैं? बाद में करेगा वो, कैसे करेगा? आज ही नहीं कर रहा वो, बाद में कैसे कर सकता है? तो आप पीछे नहीं जा सकते। और आप जिसको मनुष्य कहते हो, पहले तो उसकी डेफिनेशन हमको देखनी पड़ेगी। क्योंकि मन, माइंड पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है, इसीलिए वो अग्रणी है, क्योंकि सचेतन रूप से पहली बार अपने कर्मों के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, सेल्फ परफेक्शन की ओर जा सकता है। आप ये देख सकते हो कि मैंने ये काम किया, ये गलत किया,
भी, चाहे स्क्रीन के ऊपर मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं, पर ये कर्म मेरा इस समय क्लास के अनुकूल है या नहीं है। तो ये पशु तो इस चीज को उसके कल्पना में ही नहीं आ सकती, मनुष्य के है। तो क्योंकि उसके अंदर ये फैकल्टी है, तो ये फैकल्टी असेंड करने के लिए है, उसकी निम्नतर वृत्तियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए है। आपको अपनी गलतियां थोड़े नजर आ जाएगी, हाँ ये गलत है भाई, उस पे अंकुश लगाओ। धीरे धीरे आप पाओगे कि एक स्तर के ऊपर तो बहुत आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, पर वास्तव में कोई नया पग लेना है जीवन में, नया कोई एक नई कोई चीज खोलनी है, उसके लिए अब डीपर पावर की जरूरत है, जो कि शनई शनई खुलता भी जाता है। आप अगर सिंसियर हैं, आपके पास उस प्रश्न के उत्तर भी आएंगे, आपको हेल्प भी मिलेगी। संसार में गए ही हैं लोग आगे, जो जंगल में बैठे हैं जहां कभी कोई जा नहीं सकता, उन बीहड़ जगहों के अंदर बैठे हैं, वहां भी अगर उनका भरण पोषण हो रहा है और उनको वहां साक्षात्कार हो रहा है, तो अपने को यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि ये सारा मैकेनिज्म अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं है, बाहर से अंदर प्रतीत होता है। और एक बार अगर ये वास्तव में पता चल जाए, तो आपको कितना गंभीर, कितना गहरा रहस्य मिल गया, ये सोचो आप। शरीर से अंदर अगर आप प्रयास करो तो मुश्किल है, अंदर भावना से उसको शरीर तक लिया आओगे, कितना फर्क पड़ जाएगा। ये रहस्य है इसका। तो आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति पीछे के लिए नहीं लेके आई है आपको, वो आपको डिवाइनर मैनिफेस्टेशन के लिए लेके आई है। इसको हम जितना जल्दी स्वीकार करें और सच्ची दिशा के अंदर गति करना शुरू कर दें। हमने कितनी भी बड़ी संस्था खोल रखी हो, कितना बड़ा कुछ भी कर रखा हो, तो संस्था तो एक राष्ट्र भी चल रहा है, वो भी एक संस्था ही है, तो उसमें क्या हो रहा है? पूरी एक गवर्नमेंट भी चल रही है, आप भी एक चला लोगे तो जैसी चल रही है उससे बड़ी थोड़ी चला लोगे। और चला भी लोगे, पूरे विश्व की भी गवर्नमेंट चला लोगे, तो भी वो एकमात्र करने लायक काम नहीं है। ये कब आएगा? जब डीपर आप मूवमेंट के अंदर जाओगे, बाहरी मूवमेंट्स को उससे प्रेरित करोगे। ये एक इसका निष्कर्ष है और रहस्य इसमें है ही। इसको यहां हम छोड़ सकते हैं। और कोई बात है क्या स्नेहा, विनीता? नहीं भैया। ठीक है, इतना